एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। 5 स्कूली छात्राओं ने दरवाजा रोक दिया और मेरे पिताजी को फोन किया। अध्याय 441 सुचेन। माँ, पिताजी उच्च पदस्थ अधिकारी बन गए हैं। सुचेन, बूढ़े चेन, मैं तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मंगवाऊंगा ताकि मैं तुम्हें मार्शल आर्टिस्टों के इस नए युग में ले जाऊं। तुरंत ही गुवान शाओफान मुस्कुराया और यंग होंगशान की ओर चल पड़ा। आखिरकार शिक्षा मंत्री जैसा कोई बड़ा अधिकारी मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रहा था, तो वह इतना अनजान तो नहीं हो सकता था कि बस वहीं खड़ा रहे और इंतजार करता रहे, है ना? बेशक उन्हें जाकर व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करना ही था। नमस्कार दोस्तों, हम सब ठीक हैं। हालांकि जब वह यंग होंगशान के पास पहुंचा, अपना हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि यंग होंगशान उसकी तरफ देखे बिना ही उसके पास से गुजर गया। उस एक पल में ऐसा लगा मानो दुनिया में सारा समय और हवा रुक गई हो। गुवान शाओफान के चेहरे पर मुस्कान एकदम जम गई। वह पूरी तरह से अचंभित था। क्या हो रहा था? क्या हुआ? उसके पीछे खड़ी म्याओ सियिंग, जो दोनों को हाथ मिलाते देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, वह भी अचंभित थी और ओल्ड काओ और उसके बगल में खड़े अन्य लोग सामूहिक रूप से अचंभित थे। फिर यंग होंगशान की हरकतों का अनुसरण करते हुए उनकी निगाहें सख्ती से मुड़ गईं। उन्होंने सचमुच देखा। यंग होंगशान सुचेन और सूये के पास गया, फिर रुका, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सुचेन और सूये से एक एक करके हाथ मिलाया। पता चला कि यंग होंगशान ने सुचेन को देखकर सिर्फ मुस्कुराया था। यंग होंगशान और सुचेन एक दूसरे को जानते थे। अरे बाप रे! इस सच्चाई को जानने के बाद गुवान शाओफान के पैर कांपने लगे और उसने बिना सोचे समझे तुरंत मुड़कर एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और दूसरे हाथ से म्याओ सियिंग और अपने बेटे गुवान वेई को खींचते हुए वहां से चला गया। चल दर, अगर वे अब नहीं गए और अगर सुचेन और सूये ने यंग होंगशान के सामने उसके बारे में कुछ भी बुरा कहा, तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को भूल सकता है। गुवान शाओफान परिवार जल्दी में वहां से चला गया। जब ओल्ड काओ और अन्य लोगों को पता चला कि सुचेन और सूये वास्तव में शिक्षा मंत्री को जानते हैं, तो उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कभी कभी सुचेन की ओर भी देखा। सुचेन की तरफ यंग होंगशान ने मुस्कुराते हुए सूये से कहा, मुझे भाई सू से कुछ बात करनी है। क्या भाई सू के पास बात करने के लिए थोड़ा समय है? इसमें कितना समय लगेगा? सूये ने पूछा। बस कुछ मिनट ही काफी हैं। छोटी सू, तुम भी मेरे साथ आओ। सूये ने सुचेन की ओर देखा और पिता पुत्र ने सिर हिलाया। फिर सूये ने सू मामा और बाकी लोगों से उनका इंतजार करने को कहा। यंग होंगशान, सूये और सुचेन लॉबी के एक शांत इलाके में चले गए। काले वस्त्र पहने हुए कुछ लोग जो यंग होंगशान का पीछा कर रहे थे, उन्होंने यंग होंगशान और अन्य लोगों के चारों ओर एक घेरा बना लिया और उनसे 50 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। ये किसी बड़े व्यक्ति की बातचीत के लिए एक उपयुक्त मंच था। यंग होंगशान ने 2 सिगरेट निकाली और सूये और सुचेन को दी, लेकिन दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया। यंग होंगशान ने एक सिगरेट वापस रखी, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को जलाया, एक कश लिया और कहा, भाई सू, हमें कल आपके परिवार पर हुए जानलेवा हमले के बारे में पता है। हमने अपने ड्रैगन साम्राज्य में उनके सभी गढ़ों को पहले ही ध्वस्त कर दिया है। तुमने बहुत मेहनत की है, सूये ने सिर हिलाते हुए कहा। नागरिकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी जिम्मेदारी है। भाई सू, शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री का पद फिलहाल रिक्त है। आप पहले भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। क्या अब आप शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री बनने के बारे में सोच रहे हैं? तब हम दोनों मिलकर अपने ड्रैगन साम्राज्य में मार्शल आर्ट शिक्षा में सफलता प्राप्त करने और अपने ड्रैगन साम्राज्य के लिए अधिक मार्शल आर्टिस्ट प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए काम कर सकते हैं। सूये ने यंग होंगशान को बड़े आश्चर्य से देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यंग होंगशान उसे शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए कहेंगे। ओह, मैं वास्तव में ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, सूये ने कहा। सूये द्वारा तुरंत मना न किए जाने पर यंग होंगशान और भी गर्मजोशी से मुस्कुराए और बोले, भाई सू, आप दशकों से शिक्षा प्रणाली में शैक्षिकी कार्य में लगे हुए हैं और हमारी प्रणाली को अच्छी तरह समझते हैं। इसके अलावा आप एक मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर हैं और आपकी आयु केवल 60 वर्ष है, जो बहुत कम है। भविष्य में ग्रैंड मास्टर स्तर को पार करने और उस स्तर तक पहुंचने की अपार संभावना है। यदि आप शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री के इस पद के लिए सक्षम नहीं हैं, तो कौन हो सकता है? आपसे अधिक सक्षम कोई नहीं है। सच कहूं तो जब से हमारे देश में मार्शल आर्ट के ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, तब से ग्रेट ईगल किंगडम, रोरिंग टाइगर किंगडम और वुल्फ किंगडम ने भी पिछले कुछ दिनों में मार्शल आर्ट के ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और मार्शल आर्ट शिक्षा प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। मैं सचमुच बहुत दबाव में हूं। मुझे विशेष रूप से चीजों की देखरेख में मदद करने के लिए एक शानदार उपमंत्री की आवश्यकता है।
क्योंकि भविष्य में इन देशों के मार्शल आर्ट स्कूलों के साथ निश्चित रूप से मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान होगा, आप समझ रहे हैं ना। इसके बाद यंग होंगशान ने सू ये और सू चेन को वर्तमान स्थिति और उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। फिर उन्होंने कहा कि वे सूये को सबसे अधिक महत्व देते हैं, न केवल सूये की क्षमताओं के लिए बल्कि उनके ईमानदार चरित्र आदि के लिए भी, जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सूये उपमंत्री का पद ग्रहण कर सकेंगी। ये शब्द सुनकर सूये ने मना नहीं किया। उसने यंग होंगशान की बाँह थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो अब से मैं भाई यंग के साथ चलूंगा। ये सुनकर यंग होंगशान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सूये से हाथ मिलाया और उत्साह से कहा, आप मान गए। सू चेन यहाँ गवाह के रूप में मौजूद हैं, इसलिए आप अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। मैं तुरंत वापस जाकर दस्तावेज का मसौदा तैयार करूंगा और स्वयं इस मामले की देखरेख करूंगा। नियुक्ति पत्र अधिकतम 3 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, सूये ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मैं पहले वापस चलता हूँ। इतना कहकर यंग होंगशान ने सूये और सू चेन से दोबारा हाथ मिलाया और फिर उत्साह से अपने लोगों के साथ चला गया। असल में वह आज यहाँ तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के डीन के साथ दाखिले संबंधी मामलों पर चर्चा करने आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ सूये के परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये सचमुच स्वर्ग से मिला आशीर्वाद है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री के मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना था ताकि वे निश्चिंत हो सकें। सूये द्वारा शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में मदद करने से उन्हें थोड़ा और सुकून महसूस हुआ। जहां तक 3 प्रमुख मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के डीन के साथ नामांकन संबंधी मामलों पर चर्चा का सवाल है, उसे 2 घंटे के लिए स्थगित किया जा सकता है। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ, हा। जब यंग होंगशान वहां से निकले तो उनके कदम हल्के और तेज थे, बिल्कुल भी 70 वर्षीय व्यक्ति जैसे नहीं। वह बहुत अच्छे मूड में था। यंग होंगशान के जाने के बाद सू मामा और बाकी लोग आ गए। बूढ़े वो और बाकी लोग नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था कि यह एक निजी मामला है और उनके लिए छुपकर बातें सुनना ठीक नहीं होगा। इसलिए वे सोफे पर बैठ गए। उनकी निगाहें सू चेन और अन्य लोगों की ओर टिकी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे। हालांकि जब उन्होंने यंग होंगशान को खुशी खुशी जाते देखा तो उनके मन में भी थोड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि यह अच्छी खबर है, बुरी खबर नहीं। सू मामा ने सूये से चिंतापूर्वक पूछा, क्या हुआ? मैंने देखा कि बूढ़ी यंग बहुत उत्साहित होकर चली गई। सूये खिलखिलाकर हंस पड़ी और सू चेन के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, चेन, तुम उन्हें बता दो। सू चेन मुस्कुराए और सू मामा से बोली, माँ, पिताजी बड़े अधिकारी बन गए हैं। कोई बड़ा अधिकारी? शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री कितने बड़े अधिकारी हैं, है ना? शाओ युक्सियु, अपने हाव भाव संभालो। मैं, तुम्हारा पति, कितना महान है। मैं मात्र 60 वर्ष का हूँ और पहले से ही मध्यवर्ती ग्रैंड मास्टर हूँ। तुम्हें ऐसा महान ग्रैंड मास्टर कहाँ मिलेगा? शिक्षा मंत्रालय का उपमंत्री बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? सू ये ने बड़े गर्व से कहा। वह केवल अपने परिवार के सामने ही इतना गर्व महसूस करता था और अपना असली स्वभाव दिखाता था। इससे पहले जब उनका सामना यंग होंगशान से हुआ था तब वे बहुत विनम्र थे और उन्होंने कई बार मना कर दिया था। अध्याय 442, अद्भुत। सू चेन टेलीविजन समाचार में दिखाई दिए तीसरा अपडेट। माँ सू ने पितासू की बाँह पर चुटकी काटी और पितासू तुरंत दर्द से कराह उठे। माँ सू ने प्रसन्नता से कहा, हाँ, मैं सपना नहीं देख रही, ये सच है। बूढ़े सू, ये तो बहुत बढ़िया है। आप उच्च अधिकारी बन गए हैं। हमारे परिवार ने एक उच्च अधिकारी को जन्म दिया है। ये बहुत अच्छा है। मैं आज रात खाना बनाऊंगी और हम खूब धूमधाम से जश्न मनाएंगे। फादर सू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जश्न मना सकते हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक नियुक्ति पत्र औपचारिक रूप से जारी नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल बाहरी लोगों से इसका जिक्र न करें। शांत रहें। ठीक है, कोई बात नहीं। माँ सू समझ गईं। सूजेहान और 5 बहनें बेहद खुश थीं। दादाजी, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब से आप हमारे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय के प्रभारी होंगे? देश भर के सभी स्कूलों के शैक्षणिक कार्यों का प्रबंधन शिक्षा मंत्रालय करता है और वास्तव में सभी विश्वविद्यालयों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है, सूये ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आपकी परीक्षाओं का विषय वस्तु, वित्तीय आवंटन आदि सभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। वाह! 5 बहनों ने खुशी खुशी सूये को बधाई दी। लिन वानिक्स्यू और म्यूजिकिंग ने भी सूये को बधाई दी। म्यूजिकिंग ने बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को गोंगशी बधाई हो कहना भी सिखाया। लिटिल ट्रेजर द्वारा बधाई देने के बाद उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन अर्थ स्पष्ट था। आपकी समृद्धि की कामना करता हूँ। अब लाल लिफाफा मुझे सौंप दीजिए। इससे सभी को हंसी आ गई और वे हंसने लगे। सूये ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जब दादाजी औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे तो मैं लिटिल ट्रेजर को जरूर एक लाल लिफाफा दूंगी। दादाजी, हमें भी लाल लिफाफे चाहिए। आप सब करेंगे? हाँ। परिवार खुशी खुशी मुख्य हॉल में सोफे वाले हिस्से में लौट आया।
बूढ़े वो और बाकी लोगों ने देखा कि सूये का पूरा परिवार बहुत खुश था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वे मुस्कुराए और सुचेन के घर जाने का सुझाव दिया, फिर शाही राजधानी में बढ़ते मकानों जैसी समस्याओं पर बातचीत करने लगे। लेकिन जैसे ही सुचेन का परिवार दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, तभी ओल्ड काओ और बाकी 4 लोग वहां आ गए। ओल्ड युआन, जिनका सूये से पूरी तरह से मनमुटाव नहीं हुआ था, मुस्कुराते हुए पहले बोले, ओल्ड सू, भाभी सुचेन, हमसे पहले गलती हो गई थी। हमने गुवान शाओफान की बातें सुनकर गलतफहमी पाल ली और आपके साथ अप्रिय स्थिति पैदा कर दी। हमें इसका बहुत खेद है। ओल्ड युआन के बोलने के बाद ओल्ड झांग, जो पहले सबसे ज्यादा गुस्से में गालियां दे रहे थे, भी मुस्कुराए बिना बोले, ओल्ड सू, भाभी सुचेन, आशा है आप मेरी कही बातों को दिल पर नहीं लेंगी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि गुवान शाओफान इस तरह का इंसान होगा। वह बिल्कुल बेशर्म है। हम सभी को उसके साथ रहने में शर्म आती है। ओल्ड काओ ने बोलते हुए कहा, ओल्ड सू, बधाई हो। जो व्यक्ति अभी आपसे बात कर रहा था, वह शिक्षा मंत्रालय के मंत्री थे। उन्होंने आपको कोई बड़ी खुशखबरी दी होगी, है ना? क्या उन्होंने आपको पदोन्नति दी है? क्या उन्होंने आपको शाही राजधानी में कोई पद सौंपा है? आखिरकार आपका बेटा और पोती इतने प्रतिभाशाली हैं। एल्डर यंग ने आपके लिए जो पद तय किया है, वह नीचा तो नहीं होना चाहिए, है ना? ये निश्चित रूप से गुवान शाओफान के पद से ऊंचा होगा। सू ये मुस्कुराए, तो यही वजह थी। इससे पहले गुवान शाओफान ने गलती से सोचा था कि यंग होंगशान उसे ढूंढ रहा है, और उन सभी ने इसे पीछे से देखा था। ओल्ड काओ जैसे लोग वाकई में ये जानते हैं कि महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है। पहले ये देखकर कि गुवान शाओफान अधिक सक्षम था, उसके पास बेहतर संभावनाएं थीं और वह उनकी मदद कर सकता था, वे गुवान शाओफान की चापलूसी करते थे। अब ये जानकर कि वह संभवतः गुवान शाओफान से अधिक शक्तिशाली था और उनकी अधिक मदद कर सकता था, वे तुरंत मुड़ गए, गुवान शाओफान को कोसने लगे और उसकी चापलूसी करने लगे। ये सब समझते हुए सूये ने शांत भाव से कहा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्षमा कीजिए। बोलने के बाद सूये ओल्ड काओ और अन्य लोगों के पास से गुजर गई और उन चारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सुचेन और अन्य लोगों ने ओल्ड काओ और उनके समूह को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इस दृश्य को देखकर बूढ़े काओ और अन्य लोगों को इस बात का बेहद पछतावा हुआ कि उन्होंने पहले स्थिति का गलत आकलन किया था, गुवान शाओफान को श्रेष्ठ समझकर, गलत व्यक्ति की चापलूसी करके और उस एक व्यक्ति को नाराज करके जिसे उन्हें वास्तव में नाराज नहीं करना चाहिए था। सुचेन और उसके परिवार के चले जाने के बाद ओल्ड वू ने सूये से बड़े उत्साह से कहा, ओल्ड सू, अभी अभी तुम्हारा प्रदर्शन बिल्कुल शानदार था। बिल्कुल यही तो उनके साथ करना चाहिए। वो एक बार, माफ कीजिए, हाँ एकदम सही था। काओ हानवेन और झांग सानमिंग जरूर इतने गुस्से में होंगे कि उनकी नाकें टेढ़ी हो गई होंगी। हाँ कितनी राहत मिली। ओल्ड पेई ने मुस्कुराते हुए कहा, गुवान शाओफान शायद इस समय डर से कांप रहा होगा। ओल्ड चेन हंसते हुए बोला, बिल्कुल। गुवान शाओफान को पहले लगा था कि एल्डर यंग उसे ढूंढ रहे हैं, और वह तो एल्डर यंग से हाथ मिलाने की कोशिश भी करने चला गया था। किसने सोचा था कि एल्डर यंग ने उसे देखा तक नहीं। एल्डर यंग तो सुचेन और सूये से मिलने आए थे। हाँ, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ओल्ड झांग मुस्कुराते हुए बोला, एक कहावत है, एक पल में मेरी अनदेखी करो, अगले ही पल मुझसे संबंध रखना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, ये तो इस स्थिति को बिल्कुल सही ढंग से बयां करता है। कितना सुकून मिला, ऐसा लग रहा है जैसे सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। आज रात मैं दिल खोलकर खाना खा सकता हूँ। ओल्ड सू, मैं तुम्हारे साथ जी भरकर पीना चाहता हूँ। सूये ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। उस दिन सूये अपने दोस्तों को अपने बेटे सुचेन के घर का दौरा कराने ले गया, फिर उन्होंने साथ में बालकनी पर चाय पी और बातें की, और अंत में रात का खाना खाया। रात का खाना सुचेन और शियाओ युक्सियू ने मिलकर तैयार किया था। ओल्ड वू समेत उन पांचों ने खाना खाने के बाद शियाओ युक्सियू के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि खाना दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, बस बेहद स्वादिष्ट है। शियाओ युक्सियू ने कहा कि उन्होंने जो भी व्यंजन खाए, वे सभी सुचेन द्वारा बनाए गए थे और सुचेन के खाना पकाने के कौशल उत्कृष्ट थे। वे पांचों बुजुर्ग लोग हैरानी से सुचेन की ओर देखने लगे। उन्होंने सुचेन की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिता बनने के बाद उनके खाना पकाने के कौशल ने तुरंत एक राजा मास्टर के स्तर को प्राप्त कर लिया है। सुचेन के पक्ष में माहौल जीवंत था, जबकि गुवान शाओफान होटल से लौटने के बाद चावल का एक दाना भी नहीं खा सका। इसके अलावा उनकी पत्नी मियाओ सिंह का उनसे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और वह अपने माता पिता के घर वापस चली गईं। उसने उससे कहा कि अगर वह अपनी नौकरी भी खो देता है तो उसे तलाक, बिना कुछ खोए घर लौटने और नपुंसक बनने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद का हर मिनट और हर सेकंड गुवान शाओफान के लिए नरक जैसा लग रहा था। आखिरकार दांत पीसते हुए उसने सूये को फोन किया, लेकिन सूये का फोन बंद था, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। फिर उसने ओल्ड वू को फोन किया, लेकिन ओल्ड वू ने उसका नंबर देखा और तुरंत जवाब देने से इनकार कर दिया।
बाद में उसने घर के लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करके ओल्ड झांग को फ़ोन किया। हालांकि ओल्ड झांग ने अपने फ़ोन को काफ़ी समय से केवल अपनी संपर्क सूची से ही कॉल स्वीकार करने के लिए सेट कर रखा था, इसलिए जब गुवान शाओफान ने कॉल किया तो लाइन लगातार व्यस्त रही। फिर उसने ओल्ड पेई, ओल्ड चेन और ओल्ड जो को फ़ोन किया और बिना किसी अपवाद के सभी लाइनें व्यस्त थीं। क्योंकि ओल्ड वो को गुवान शाओफान का फ़ोन आने के बाद वे सभी जानते थे कि गुवान शाओफान उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन को केवल अपनी संपर्क सूची से ही कॉल प्राप्त करने के लिए सेट कर दिया। गुवान शाओफान जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसे अपने द्वारा पहले किए गए हर काम पर गहरा पछतावा था। वह जानता था कि सूये और बाकी लोग उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसका जीवन सचमुच समाप्त हो चुका था। योजक चिन्ह सू चेन की तरफ से खाना पीना करने के बाद सूये और सू की माँ बूढ़े वो और बाकी लोगों को सैर के लिए बाहर ले गईं। फिर सू की माँ उन्हें वापस होटल ले गईं। क्योंकि सू, ये, ओल्ड वो और सू चेन तीनों ने शराब पी रखी थी, इसलिए वे गाड़ी नहीं चला सकते थे। इसलिए गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी मदर सू की थी। घर पर लिन वानिक सू, मू जिकिंग और सूजेहान बर्तन साफ कर रही थी। सुकेक्सिन और सुयनुओ बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर के साथ खेल रही थी और सू चेन सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए टीवी देख रही थी। पूरा दृश्य रोजमर्रा की जिंदगी की गर्माहट से भरा हुआ था। इस समय टेलीविजन पर रात 8 बजे का राष्ट्रीय शाम का समाचार प्रसारित हो रहा था। उद्घोषक ने कहा, सभी को नमस्कार, आज 21 दिसंबर मंगलवार है। राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण में आपका स्वागत है। उद्घाटन भाषण देने के बाद उद्घोषक ने दिन की प्रमुख घरेलू घटनाओं पर रिपोर्टिंग शुरू की। आज हमारे शिक्षा मंत्रालय ने 3 प्रमुख मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के सहयोग से मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय प्रवेश संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक में तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन आवश्यकताओं और प्रवेश कोटा जैसे पहलुओं पर चर्चा और उन्हें अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। और 3 प्रमुख मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए प्रचार वीडियो की घोषणा करना। अध्याय 443, पुत्रियों की 5 अनमोल कलाकृतियां। अब विस्तृत रिपोर्ट के लिए शिक्षा मंत्री यंग होंगशान ने घोषणा की कि 3 मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी शाही राजधानी में इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय, पूर्वी चीन के जोंगहाई में जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय और दक्षिण पश्चिम में स्टार सिटी में दक्षिण पश्चिम मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय। इसके बाद मेजबान ने तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों का विस्तार से परिचय दिया। इसके बाद यंग होंगशान, तीनों मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों और उनके शैक्षणिक मामलों के कर्मियों के बीच हुई बैठक की महत्वपूर्ण सामग्री का प्रसारण किया गया। इस समय पूरे ड्रैगन कंट्री में लोग अपने टेलीविजन के सामने बैठे थे। जिनके पास टीवी नहीं थे, वे अपने फ़ोन पर राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण ऐप देख रहे थे, जबकि जो लोग बाहर काम कर रहे थे या यात्रा कर रहे थे, वे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर देख रहे थे। हाल ही में देश भर में मार्शल आर्ट के ज्ञान के प्रसार के साथ हर कोई इस विषय पर चर्चा कर रहा था। चाहे बस में हो, मेट्रो में हो या घर पर, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय मार्शल आर्ट ही था। क्योंकि यह न केवल उनके भविष्य से संबंधित था बल्कि उनके बच्चों के भविष्य की संभावनाओं से भी संबंधित था। ये ड्रैगन देश के भविष्य के आर्थिक रुझानों, निवेश की दिशाओं आदि से भी संबंधित था। 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय हैं। मुझे आश्चर्य है कि इनमें से सबसे मजबूत कौन सा है। शाही राजधानी में स्थित मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय ही सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। जरूरी नहीं। टीवी ने कहा कि नामांकन के लिए शुरुआती बिंदु समान है और तीनों विश्वविद्यालयों के लिए पहले वर्ष में वित्तीय आवंटन एक समान है। मुझे लगता है कि शाही राजधानी में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। जोंगहाई या दक्षिण पश्चिम मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय जाना उत्कृष्ट रहेगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि शाही राजधानी और जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय दक्षिण पश्चिम की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे। इसका कारण सरल है। शाही राजधानी और जोंगहाई में बहुत सारे धनी लोग और बड़े परिवार हैं। इन धनी और प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे निश्चित रूप से आसपास के स्कूलों में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जैसे आम लोगों को मार्शल आर्ट का ज्ञान देर से मिलता है, जबकि उन बड़े परिवारों और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इसकी जानकारी बहुत पहले ही हो गई होगी और वे मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल पड़े होंगे। ये पूरी तरह सच नहीं है। आम लोग भी शक्तिशाली प्रतिभाएं पैदा कर सकते हैं। क्या आपने सू चेन के कारनामों के बारे में नहीं सुना? वह किसी बड़े परिवार या आर्थिक रूप से संपन्न समूह से नहीं है। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आता है। फिर भी 1 महीने से भी कम समय में वह एक साधारण व्यक्ति से 4थी श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बन गया। और उन बड़े परिवारों में कुछ लोगों में प्रतिभा की कमी होती है। चाहे वे कितना भी पैसा लगा दें, फिर भी वे एक मजबूत नींव भी नहीं रख पाएंगे और औपचारिक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं दक्षिण पश्चिम मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय के बारे में अधिक आशावादी हूँ। यह एक बिल्कुल नया युग है, एक शानदार युग जहां आम लोग आगे बढ़ सकते हैं और धन का हस्तांतरण तेजी से हो सकता है। देखो,
प्रमोशनल वीडियो शुरू हो रहा है। वाह, पहला वीडियो तो इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रमोशनल वीडियो है। इसे सू चेन ने एंडोर्स किया है। मैं भी इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ। जैसे ही प्रमोशनल वीडियो चलने लगा, एक के बाद एक जोशीले और रोमांचक दृश्यों से भरे फ्रेम, साथ ही सू चेन द्वारा बोले गए शब्दों ने टेलीविजन के सामने बैठे दर्शकों को तुरंत ही पूरी तरह से उत्साहित कर दिया। इतिहास की गूंज को छूते हुए, अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलते हुए, हम क्रांति की पहली गोली हैं। राष्ट्रीय संकट के समय में लाखों साहसी आत्माएं, वीर वंश, सैन्य भावना का निर्माण। सू केक्सिन और सू यनुओ, जो बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर के साथ खेल रही थीं, ने सू चेन की आवाज़ सुनी और तुरंत टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में दौड़ पड़ीं। फिर दोनों बहनें उत्साह से चिल्लाईं, मम्मी जल्दी बाहर आओ, पापा टीवी पर हैं। वाह, ये तो पापा द्वारा फिल्माया गया इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रमोशनल वीडियो है। ये दृश्य, ये आवाज़, ये शब्द, ये बेहद चौंकाने वाला है। चीख पुकार सुनकर लिन वानिक्सू और बाकी लोग जल्दी से रसोई से निकलकर बैठक कक्ष में एक साथ देखने के लिए दौड़ पड़े। सू यूयू ने उत्साह से चीखते हुए कहा, वाह वाह वाह, पापा की आवाज़ कितनी अच्छी है, पापा के मूव्स कितने शानदार हैं। इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी का वो खास चिन्ह क्या है? उस पत्थर के खंभे के चारों ओर लिपटा हुआ विशालकाय ड्रैगन कितना भव्य, कितना प्रभावशाली, कितना शानदार है। ये हमारा विश्वविद्यालय है। इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के प्रचार वीडियो के समाप्त होने के तुरंत बाद जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी का वीडियो दिखाया गया। सांस लो, सपनों की सांस लो, युवावस्था के योग्य यात्रा पर प्रस्थान करो, लगातार बिना थके ध्यान केंद्रित करो। युवावस्था खिलती है, भविष्य अंकुरित होता है। सू केक्सिन ने हैरानी से कहा, वाह पापा, आपकी छवि तो कमाल की है। आप प्रचार वीडियो की शूटिंग के लिए जोंगहाई कब गए थे? सू चेन मुस्कुराई और बोली, इसे इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी में एक साथ फिल्माया गया था। उन्होंने इसे जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रोजेक्ट करने के लिए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया। बहुत पहले टीवी ड्रामा की शूटिंग के दौरान ग्रीन स्क्रीन शूटिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ था। यानी एक कमरे में ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूटिंग की जाती थी और बाद में उस दृश्य को टीवी ड्रामा के अनुसार रूपांतरित किया जाता था। वुक्सिया टीवी ड्रामा में कई अलौकिक भव्य दृश्यों को इसी तरह फिल्माया जाता है और अंत में विशेष प्रभावों को जोड़ने से एकीकरण उत्कृष्ट होता है। जब सू चेन फिल्म बनाने गए तो उन्होंने इंपीरियल कैपिटल मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रचार वीडियो की शूटिंग खुले में की, जबकि जोंगहाई मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी और साउथ वेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रचार वीडियो पूर्व व्यवस्थित ग्रीन स्क्रीन सेटिंग्स में फिल्माए गए थे। हालांकि यहाँ केवल दृश्यों को बदला गया था, कोई विशेष प्रभाव नहीं जोड़ा गया था। उसने अपनी बहुमूल्य कलाकृति के साथ जो भी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया, वह सब असली था। वाह, ऐसा भी किया जा सकता है, मैंने कुछ नया सीखा, सू केक्सिन ने कहा। सू यूयू ने उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठियां लहराते हुए सू चेन से कहा, पापा, हमारी कीमती कलाकृतियां कहाँ हैं? मैं भी उन्हें आजमाना चाहती हूँ। कल लिन काइवू का जन्मदिन था और सबके पास चर्चा करने के लिए कई और विषय थे। वे बहुत देर से लौटे, इसलिए वे सू चेन से उस कीमती कलाकृति के बारे में पूछना भूल गए। आज का दिन भी व्यस्त रहा। सुबह से ही उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर दिया, फिर अपने दादा दादी के पुराने सहकर्मियों से मिलने होटल गए और कीमती कलाकृतियों के बारे में पूछना भूल गए। कलाकृतियाँ। अब टीवी पर सू चेन को एक बहुमूल्य कलाकृति धारण करते हुए, वीर और अविश्वसनीय रूप से शानदार दिखते हुए देखकर उन्हें उन बहुमूल्य कलाकृतियों की याद आ गई। वे भी अपने पिता की तरह कूल बनना चाहते थे। सू यूयू के ऐसा पूछने के बाद सू यनुओ ने तुरंत पूछा, पिताजी, मेरा चौथे दर्जे का दिव्य भाला कहाँ है? मैं अभी इसे आजमाना चाहती हूँ। सू जिहान, सू युतोंग और सू केक्सिन ने भी गुस्से भरी निगाहों से सू चेन को देखा। सू चेन ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम सब टीवी देखो, पापा तुम्हारे लिए उन्हें ले आएंगे। पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। पापा, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। सभी पांचों बेटियां सू चेन के पीछे पीछे जिम में ऊपर चली गईं। सू चेन ने सिस्टम को निर्देश दिया कि वह अपनी बेटियों के लिए तैयार की गई चौथे दर्जे की कीमती कलाकृति को जिम के उपकरण कैबिनेट में रख दे। अलमारी खोलने पर उसके अंदर 5 अनमोल कलाकृतियां मिलीं। एक तलवार, एक दिव्य भाला, एक धनुष और बाण, एक कृपाण और एक लाठी। सभी बहुमूल्य कलाकृतियां बेटियों की पसंद के अनुसार विशेष रूप से बनाई जाती हैं। जैसा कि उम्मीद थी, इन बहुमूल्य कलाकृतियों को देखकर पांचों बेटियों की आंखें चमक उठीं। उत्साह से भरे हुए उन्होंने अपनी अपनी कीमती कलाकृति उठाए और उसे जांचने के लिए हाथ में पकड़ लिया। सू यनुओ ने दिव्य भाला धारण करते हुए जिम में स्वर्ग के नीचे की अद्वितीय मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। काम खत्म होते ही सू यनुओ खिलखिलाकर हंस पड़ी और सू चेन की ओर दौड़ पड़ी, मानो कोई बच्चा प्रदर्शन के बाद तारीफ पाने के लिए उसे देख रहा हो। पापा, चौथे दर्जे की कीमती कलाकृति वाकई बहुत अलग है। इसे हाथ में पकड़ने में कितना अच्छा लगता है।
मैंने अंडर हेवन मार्शल आर्ट्स के इस बेजोड़ सेट में कैसा प्रदर्शन किया। छोटी बहन की ओर से। छोटी बहन ने आज 3 अध्याय लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसकी किताब की नकल की गई है, जिससे वह बहुत परेशान हो गई और उसे कहानी समझ नहीं आ रही थी। क्षतिपूर्ति के तौर पर छोटी बहन कल 4 अध्याय लिखेगी। मुझे लिखने से पहले एक अच्छी कहानी सोचनी होगी। मेरी छोटी बहन इस किताब को बहुत गंभीरता से ले रही है और लापरवाही करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस व्यक्ति ने लिटिल सिस्टर की नकल की है वह सचमुच घृणित और नैतिकताहीन है। लिटिल सिस्टर ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और निश्चित रूप से उसकी किताब को हटवाकर उससे हर्जाना वसूलेगी। क्या छोटी बहन ने कहानी की इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की थी कि वह उसकी नकल कर ले? छोटी बहन पहले उसकी जानकारी जुटाएगी और फिर अपने किसी वकील रिश्तेदार से उसके लिए कानूनी नोटिस भिजवाएगी। जो भी उसकी रचनाओं की नकल करने की हिम्मत करेगा, छोटी बहन उसे नहीं छोड़ेगी। अगर किसी बड़े भाई के पास इस नकलची को सजा देने के और भी तरीके हों तो कृपया छोटी बहन को बताएं। छोटी बहन आपका शुक्रिया अदा करती है, रोते रोते टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अध्याय 444 सू चेन लोकप्रिय है, बुरा नहीं है, कुछ जगहें बेहतर हो सकती थीं। पिताजी आपको दिखाएंगे, सू चेन ने कहा। ठीक है। इतना कहकर सू यनुओं ने खजाना हथियार सू चेन को सौंप दिया। सू चेन ने स्वर्गीय अधिपति का भला थामे रखा और अपनी रक्त ऊर्जा का प्रयोग नहीं किया। उसने बस अद्वितीय मार्शल आर्ट की चालें चलीं। अगर उसने अपनी रक्त ऊर्जा का प्रयोग किया होता तो ये किसी खेल में माना जादुई ऊर्जा कौशल का उपयोग करने जैसा होता, अत्यंत शक्तिशाली, छत को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त। अपने रक्त ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी केवल चौथे दर्जे के खजाने वाले हथियार का उपयोग करते हुए जब सू चेन ने अपना कार्य समाप्त किया तो स्वर्गीय अधिपति के भले पर 8 अग्नि ड्रैगन की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। सू यनुओं और अन्य लोग आश्चर्य से हौंफने लगे। पिताजी, आप कमाल के हैं। मुझे इस अद्वितीय मार्शल आर्ट में महारत हासिल करनी ही होगी, ये बहुत ही शानदार है। आप बिना रक्त ऊर्जा का उपयोग किए 8 अग्नि ड्रैगन को बुला सकते हैं। मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। सू यूयू ने अपने हाथ में राजदंड और खजाने का हथियार लहराते हुए उत्साह से कहा, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और भविष्य में पिताजी की तरह उत्कृष्ट बनने का प्रयास करना होगा। सू केक्सिन ने अपने धनुष को पूरी ताकत से खींचा और उत्साह से कहा, मैं सबसे बेहतरीन तीरंदाज बनना चाहती हूं और हमारी 5 क्वींस बैटल टीम के पिछले हिस्से की रक्षा करना चाहती हूं। सू यूतोंग ने अपने हाथ में मौजूद खजाने की तलवार को तेजी से 2 बार घुमाया और घोषणा की, मैं इतिहास की सबसे महान तलवारबाज बनना चाहती हूं। सू जिहान ने अपनी तलवार चलाई, वहीं पर तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन किया, फिर उसे बड़े ही सलीके से म्यान में डालकर अपनी पीठ के पीछे रख लिया और दृढ़ आंखों से कहा, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और भविष्य में पिताजी के साथ खड़े होकर उनके साथ लड़ने के लिए प्रयासरत रहना होगा। जब भी वे सू चेन को लड़ते हुए देखती तो बेटियां बहुत चिंतित हो जाती और चाहती कि वे तुरंत ग्रैंड मास्टर बन जाएं ताकि सू चेन को उन बदमाशों को हराने और उसकी रक्षा करने में मदद कर सकें। विशेषकर कल हत्यारे से हुई मुठभेड़ और दादाजी के जन्मदिन के भोज में ये परिवार को मिली चुनौती के बाद कड़ी मेहनत करने और मजबूत बनने का उनका संकल्प और भी प्रबल हो गया। इसके अलावा ठीक इसी समय नीचे से समाचार प्रसारण में सू चेन की शक्तिशाली और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हम तलवार की नोक पर नाचने वाले हैं, अटूट संकल्प और पीढ़ियों की वफादारी के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा और शांति की रक्षा कर रहे हैं। हम झोंगहाई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैं। इससे 5 बहनों का संकल्प और भी मजबूत हो गया, उनकी लड़ने की भावना और भी प्रबल हो गई और उनके शरीर में लोहे जैसी दृढ़ता का संचार हो गया। सू चेन ने अपनी बेटियों का दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने अपने हाथ में स्वर्ग के अधिपति का भला उठाया और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, शाबाश, पिताजी को विश्वास है कि तुम कर सकती हो, आगे बढ़ते रहो, पिताजी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हैं। इस प्रणाली की मदद से वह निश्चित रूप से अपनी बेटियों को अद्वितीय प्रतिभाओं के धनी बना सकता था। 5 बहनें एक साथ चिल्लाईं, जाओ जाओ जाओ। कुछ भावुक क्षणों के बाद सू जिहान ने नीचे जाकर टीवी देखना जारी रखने का सुझाव दिया। सू चेन अपनी बेटियों को लेकर नीचे चले गए। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने ऊपर से आ रही चीख पुकार सुनी, क्योंकि जिम का दरवाजा खुला था, जिससे जिम की आवाजें नीचे तक सुनाई दे रही थीं। दोनों ने सू चेन और सू जिहान की ओर मुट्ठी भींचकर उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, जाओ, माँ को तुम पर भरोसा है, जाओ, आंटी म्यू को पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। हम टिल्ड। सू जिहान की 5 बहनों ने भी ओली गेई का इशारा करते हुए मुट्ठी ऊपर उठाई। ये दृश्य देखकर सू चेन ने बड़ी संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। एक पिता के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी अपनी बेटियों को अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन लक्ष्यों की ओर दृढ़ संकल्प के साथ जोश और उत्साह से आगे बढ़ते हुए देखना पसंद था। घर का माहौल बहुत अच्छा था। तभी टीवी पर साउथ वेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भर्ती का प्रचार वीडियो दिखाया गया। समझ पल भर में बदलती रहती है, अति उत्कृष्ट, कभी न खत्म होने वाला... पिताजी, ये साउथ वेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है।
इसकी स्थापना पिताजी के गृहनगर की प्रांतीय राजधानी में हुई थी। ये बहुत प्राचीन और आकर्षक दिखती है। जी पापा, जब हम पापा के पैतृक नगर वापस जाएंगे तो क्या हम साउथ वेस्ट मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी जा सकते हैं? सू चेन ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल कर सकते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जियांग प्रांत की राजधानी शिंगचेंग में बनाया गया था। सू चेन कई बार शिंगचेंग में रह चुका था, लेकिन हर बार वह बस स्टेशन से हवाई अड्डे तक या हवाई अड्डे से बस स्टेशन तक बस ही लेता था। बाद में जब हाई स्पीड रेल ने शिंगचेंग और शाओशी को जोड़ दिया तो वह हाई स्पीड रेल स्टेशन से हवाई अड्डे तक मेट्रो का इस्तेमाल करता था, या घर लौटते समय हवाई अड्डे से हाई स्पीड रेल स्टेशन तक मेट्रो का इस्तेमाल करता था। हालांकि वह कई बार शिंगचेंग में रुका था, लेकिन वह मूल रूप से जल्दबाजी में वहां से गुजरा था। उसने कभी भी शिंगचेंग को ठीक से नहीं घूमा था और न ही उसका आनंद लिया था। अब जबकि शिंगचेंग में दक्षिण पश्चिम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी, शिंग प्रांत के मूल निवासी होने के नाते उन्हें बहुत गर्व था। तब तो उन्हें अपनी बेटियों को इसे ठीक से दिखाने के लिए अवश्य ले जाना चाहिए था। वाह पापा, आज के समाचार प्रसारण में तो इतने सारे बुलेट पॉइंट और कमेंट हैं। पूरी स्क्रीन पर आपका ही नाम दिख रहा है पापा, सू यूयू ने अचानक कहा, क्योंकि वह अपने फ़ोन पर समाचार प्रसारण देख रही थी। क्योंकि टीवी पर देखने पर बुलेट पॉइंट या टिप्पणियां नहीं दिखाई देती, लेकिन फ़ोन पर देखना ठीक है। ये सुनकर सू जेहान और बाकी सभी लोग सू यूयू के चारों ओर जमा हो गए और अपनी छोटी छोटी गर्दनें झुकाकर उसके फ़ोन की स्क्रीन देखने लगे। वाह, सच में पापा का नाम पूरी स्क्रीन पर दिख रहा है। सू केक्सिन ने बुलेट पॉइंट्स पर लिखी टिप्पणियां पढ़ना शुरू किया। प्रचार वीडियो तो कमाल का है। अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय चुनूं। श्री सू चेन तो 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के प्रवक्ता हैं। श्री सू चेन वाकई अद्भुत हैं। मैं अपने वतन की रक्षा और शांति बनाए रखने के लिए मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता हूं। श्री सू चेन, आप कितने सुंदर हैं। आप मेरे पति हैं। मैं आपसे प्यार करती हूं, मवाह टिल्ड। सू चेन के प्रचार वीडियो को देखने के बाद मैं कसम खाता हूं, मुझे मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में दाखिला लेना ही होगा। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए खुद को समर्पित करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी जवानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ... इस समय तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के प्रचार वीडियो देखने के बाद पूरा देश स्तब्ध रह गया। पूरा देश उत्साहित था, पूरा देश जोश से उबल रहा था। हमारे महान ड्रैगन राष्ट्र को देखो। महान ड्रैगन राष्ट्र, शक्तिशाली महान ड्रैगन राष्ट्र को खोलने का यही सही तरीका है। देश भर में मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में आवेदन करने और दाखिला लेने की इच्छा रखने वाले कई लोग थे। चूंकि सू चेन तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के प्रवक्ता थे, इसलिए कई लोगों को अपने स्कूल के चुनाव को लेकर कोई दुविधा नहीं रही और उन्होंने पास के ही विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने का विकल्प चुना। पास के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने से न केवल वे अपने घर के करीब रह पाते थे, बल्कि तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के प्रचार वीडियो से भविष्य में एक बड़े युद्ध की आशंका भी झलकती थी। पास के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने से वे अपने गृहनगरों की बेहतर सुरक्षा कर सकते थे। इस समय न केवल ड्रैगन राष्ट्र के लोग समाचार प्रसारण देख रहे थे, बल्कि ग्रेट ईगल राष्ट्र, टाइगर रोर राष्ट्र, लान राष्ट्र, वुल्फ राष्ट्र और अन्य जैसे देश भी आज ड्रैगन राष्ट्र के समाचार प्रसारण को देख रहे थे। ड्रैगन राष्ट्र पहला देश था जिसने अपने नागरिकों के बीच मार्शल आर्ट के ज्ञान को लोकप्रिय बनाया और साथ ही मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाला पहला देश भी था। अन्य देश भी इसी राह पर चल रहे थे, क्योंकि अगर दूसरे तरक्की करते और आप पीछे रह जाते तो आपको तंग किया जाता। इस समय ग्रेट ईगल नेशन में सुबह के 10:20 बज रहे थे। जैक हिल्टन को ड्रैगन राष्ट्र के समाचार प्रसारण देखने का समय नहीं मिला था। वह इस समय अपने हाथ में पकड़े हुए पीले दिल वाले आड़ुओं को देख रहा था। ये पीले दिल वाले आड़ू थे जिन्हें ड्रैगन राष्ट्र से हवाई मार्ग से तेजी से भेजा गया था और इनके साथ एक ग्रैंड मास्टर भी मौजूद थे। ये पीले दिल वाले आड़ुओं के उसी बैच से थे जो पहले मुआवजे के तौर पर लिन परिवार को भेजे गए थे। अपने सामने रखे 10 पीले दिल वाले आड़ुओं को देखते हुए उसकी आंखों में लालच का भाव झलक रहा था, मानो वह 10 पीले दिल वाले आड़ू नहीं बल्कि 100 सोने के पहाड़ देख रहा हो। अध्याय 445, जैक हिल्टन का जवाबी हमला। मैं पहले खुद चखकर देखूंगा। इतना कहते हुए जैक ने एक पीले रंग का आड़ू उठा लिया। उसने उसे धोया भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि धोने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। एक निवाला लेने के बाद वह उस गर्माहट के एहसास के आने का इंतजार करने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के अनमोल आध्यात्मिक फलों का सेवन करने के बाद, जो किसी की मार्शल साधना को बढ़ा सकते थे, एक गर्मजोशी भरी अनुभूति उत्पन्न होती थी, यानी साधना में वृद्धि का एहसास होता था। हालांकि पीले दिल के आकार के फल का एक टुकड़ा खाने के बाद उसने पाया कि उसके शरीर में कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई। इस बात पर यकीन करने से इनकार करते हुए उसने एक और निवाला खा लिया। अभी तक कुछ नहीं,
उसने तब तक नहीं रुका जब तक उसने पूरा पीला दिल के आकार का आड़ू नहीं खा लिया, फिर भी उसे अपनी साधना में कोई वृद्धि महसूस नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कुंजी पीले दिल वाले आड़ू के गूदे में नहीं बल्कि उसकी गुठली में हो? आड़ू की गुठली खाएं, ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर जैक ने एक हाथ से पीले दिल के आकार के आड़ू की गुठली को मसल दिया और उसके सारे टुकड़े अपने मुंह में भर लिए। सब कुछ लालच से निगलने के बाद जैक को एहसास हुआ कि उसकी साधना में जरा भी वृद्धि नहीं हुई है। वह स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उपभोग का तरीका ही गलत हो? जरूर, सू चेन की बेटियां इतनी जल्दी आगे बढ़ीं, अगर ये पीले दिल के आकार के आड़ू खाने की वजह से नहीं तो और क्या हो सकता है। इसके अलावा लिन काइवू ने तो अपने मोमेंट्स पर इसके बारे में शेखी भी मारी है, तो ये सच ही होगा। उपभोग का तरीका गलत होना चाहिए। कोई इधर आओ। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों को बुलाया। उसका खुद और खाने का कोई इरादा नहीं था, एक और खाना 10 सोने के पहाड़ों को बर्बाद करने जैसा होता। उन्होंने पीले दिल के आकार वाले आड़ूओं को सावधानीपूर्वक हिल्टन परिवार के अनुसंधान संस्थान में भेजने का आदेश दिया। जी हाँ, सबसे बड़े युवा स्वामी अंगरक्षक ने 9 पीले दिल के आकार के आड़ू को सावधानीपूर्वक पैक किया और फिर एक ग्रैंड मास्टर को हिल्टन परिवार के अनुसंधान संस्थान की ओर ले गया। जैसे ही अंगरक्षक चला गया, बटलर दौड़कर अंदर आया और जैक से बोला, बड़े मालिक, सू चेन राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण पर आ रहे हैं। ये सुनकर जैक ने भौहें चढ़ाईं और सीधे स्मार्ट वॉयस असिस्टेंट को टेलीविजन चालू करने का आदेश दिया। टीवी चालू हो गया। राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण पर स्विच करें। जरूर गुरुजी। तुरंत ही राष्ट्रीय शाम का समाचार प्रसारण बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर दिखाई दिया, ठीक उसी समय जब उस पर साउथवेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भर्ती प्रचार वीडियो दिखाया जा रहा था। टीवी पर सू चेन की प्रभावशाली और न्यायप्रिय छवि देखकर जैक इतना क्रोधित हुआ कि वह आपा खो बैठा। सू चेन, ड्रैगन देश ने 3 मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना की और आपने वास्तव में तीनों के प्रवक्ता की भूमिकाओं पर एकाधिकार कर लिया है। ठीक है, क्या ड्रैगन देश तुम्हारी प्रशंसा स्वर तक नहीं करना चाहता? तो मैं तुम्हें बेरहमी से अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। डिंग डिंग। तारांकन जैक का फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और उसमें देखा। कॉलर आईडी देखते ही उसके होंठों पर एक ठंडी, भयावह मुस्कान आ गई। सू चेन, तुम्हारा काम तमाम। इसके बाद वह खड़ा हुआ और गंभीर भाव से फोन का जवाब दिया। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की बात सुनने के बाद उसने दृढ़ता से कहा, अच्छा, चूंकि व्यक्ति ठीक हो गया है तो लड़ाई शुरू होने दो। हाँ, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। जी हाँ, ये सही है। इस मुकाबले का पूरे देश में सीधा प्रसारण होगा, हर कोई इसे देख सकेगा। फोन रखने के बाद जैक ने ठंडी मुस्कान के साथ बटलर को गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया। वह घटनास्थल पर जाकर हिल्टन परिवार के गुंडों द्वारा सू चेन की पिटाई का फुटेज देखना चाहता था। उन्हें बुरी तरह पीटा गया था और वे जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांग रहे थे। ड्रैगन देश और सू चेन ने हिल्टन परिवार को ड्रैगन देश की जनता की नज़रों में अपमानित कर दिया था। ये लड़ाई हिल्टन परिवार द्वारा ड्रैगन देश और सू चेन से बदला लेने का तरीका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच फादर सू और मदर सू रिट्स कार्ल्टन होटल पहुंच चुके थे। जैसे ही वे होटल की लॉबी में दाखिल हुए, उन्होंने लोगों को जयकारे लगाते देखा। ये तो बहुत प्रेरणादायक है। सू चेन मेरे आदर्श हैं। अगर मुझे उनसे एक बार भी मिलने का मौका मिले तो मैं उन्हें जरूर बताऊंगी कि मैं उनकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूं। ये प्रमोशनल वीडियो ज़बरदस्त है। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। मैं मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में आवेदन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने के योग्य हूं या नहीं। खबर में कहा गया था कि अगर आपको मार्शल आर्टिस्ट की योग्यताओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मार्शल आर्टिस्ट योग्यता परीक्षा के लिए आधिकारिक रूप से नामित संस्थान में जा सकते हैं। पिता सू और माता सू ने ये सुनते ही तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें लॉबी की दीवार पर लगे विशाल एलसीडी टीवी पर सेंट्रल साउथ मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी का भर्ती प्रचार वीडियो चलता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में सू चेन पसीने से तरबतर होकर पूरे मनोबल के साथ दौड़ रहा था और अगले ही पल दिव्य भाले से आकाश को भेद रहा था। दृश्य अविश्वसनीय रूप से भव्य थे। इसके साथ ही सू चेन के जोश भरे शब्द भी सुनाई दिए। हम साउथवेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के इच्छुक युवाओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, ताकि वे हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से खुद को समर्पित करें, अपने सपनों को साकार करें और अपनी युवावस्था को सार्थक रूप से जिएं। सपनों से भरी युवावस्था सबसे खूबसूरत होती है, तलवार उठाने वाला जीवन सबसे गौरवशाली होता है। हम साउथवेस्ट मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी हैं। उस क्षण सबका खून खौल उठा। बूढ़े वो और बाकी सब लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। हे भगवान, चेन चेन कितना शक्तिशाली है। वह कितना असाधारण है। मैंने आज उसके साथ दोपहर का भोजन और रात का खाना खाया। मैंने उसके साथ शराब भी पी। मुझे एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा है। बूढ़े वो ने उत्साह से कहा। बूढ़े झांग ने भी बड़े उत्साह से कहा, यह तो बहुत चौंकाने वाली बात है।
चेन चेन की बातें सुनकर तो मुझ जैसे बूढ़े का भी मन मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का कर रहा है। हालांकि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मार्शल आर्ट में तो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने बेटे की जल्दी शादी करवा सकता हूं, बच्चे पैदा करवा सकता हूं और पोता पोती का पालन पोषण करवा सकता हूं। हा, बूढ़े चेन का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। उन्होंने अपना फ़ोन हाथ में पकड़े हुए कहा, मेरी बहू ने अभी मुझे मैसेज भेजा है और पूछा है कि क्या मैं सच में सू चेन को जानता हूं। इस बार तो चेन चेन वाकई में फिर से वायरल हो गया है। वह राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण में दिखाई देते हैं और वह 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के छवि प्रवक्ता हैं। वह वाकई असाधारण हैं। बूढ़े सू, शिक्षक शियाओ, आप दोनों ने जिस बेटे का पालन पोषण किया है वह एक असाधारण प्रतिभाशाली है। सू ये दिल खोलकर हंसी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना शानदार प्रदर्शन करेगा, राष्ट्रीय शाम के समाचार प्रसारण में आएगा। उसने हमारे सू परिवार का नाम रोशन किया है। क्या हम बाद में ये समाचार प्रसारण फिर से देख सकते हैं? क्योंकि अब लगभग सब कुछ खत्म हो चुका था। मां सू ने खुशी से कहा, हम देख सकते हैं। हम बाद में कंप्यूटर या फ़ोन का उपयोग करके ऑनलाइन रिप्ले देख सकते हैं। हमारा बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है, उसकी मां होने के नाते मैं बेहद प्रसन्न हूं। मुझे अपने बेटे के ड्रैगन बनने की कामना भी नहीं करनी पड़ी, बल्कि वह स्वयं ही एक सच्चा ड्रैगन बन गया। चेन चेन ने मुझे बहुत गर्व महसूस कराया। बोलते समय मदर सू खुशी के आंसू पोंछने से खुद को रोक नहीं पाईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसी बीच सू चेन की तरफ मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालयों के भर्ती वीडियो के खत्म होने के बाद बेटियों के फ़ोन लगातार बजते रहे। सभी संदेश सहपाठियों के थे जो सू चेन की ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें और ऐसी ही अन्य चीज़ें मांग रहे थे। बेटियों ने बस अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर सेट कर दिया। पापा, आप तो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कोई आपको फिल्म में अभिनय करने के लिए कहेगा? सू यूयू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सू केक्सिन ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, कई मीडिया कंपनियों ने वीबो पर पोस्ट करके कहा है कि वे हमारे पापा के साथ सहयोग करना चाहते हैं। वो जो चाहे शर्तें रख सकते हैं। सू यूयू और अन्य लोग तुरंत ही सारी जानकारी देखने के लिए चारों ओर जमा हो गए। ये पढ़ने के बाद सभी ने हैरानी से कहा, वाह! ब्रदर्स मीडिया, महुआ मीडिया, गुआंगलू मीडिया, सीसीटीवी मीडिया, वांडा मीडिया, वाह! ये सभी शीर्ष श्रेणी की मीडिया कंपनियां हैं। ये सभी पिताजी को फिल्मों में सहयोग करने के लिए दिल से आमंत्रित कर रही हैं। पापा, आप तो बिल्कुल भड़क गए हैं। शियाओमेई की ओर से एक संदेश। आज 2 और अध्याय प्रकाशित होंगे। कल शियाओमेई के साथ हुए साहित्यिक चोरी के मामले से मुझे कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ लाने का विचार आया। देखते रहिए। अध्याय 446 में सू चेन किसी के दबाव में नहीं आ सकता। समाचार प्रसारण की संक्षिप्त टिप्पणियां देख रही सू यनुओ गुस्से से चिल्लाई, धिक्कार है। क्या किसी को पता है कि फायरवॉल को बाईपास करके विदेशी वीडियो वेबसाइट कैसे देखी जा सकती हैं? मैंने टिप्पणियों में किसी को ये कहते हुए देखा कि पिताजी को ग्रेट ईगल किंगडम में पीटा गया। लेकिन पिताजी तो साफ तौर पर घर पर ही हैं, वो विदेश गए ही नहीं। और न ही वो ग्रेट ईगल किंगडम गए हैं। बहुत से लोग यही कह रहे हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। मैं फायरवॉल को बाईपास कर सकती हूँ, मेरा इंतज़ार करो। इतना कहकर सू जिहान दौड़कर अपने कमरे में गई, जल्दी से अपना लैपटॉप उठाया, वापस आए, उसे चालू किया, कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया और फिर एक वीडियो वेबसाइट खोल ली। इससे ग्रेट ईगल किंगडम के वीडियो को सीधे देखने की सुविधा मिली। वीडियो खोजने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब उसने वेबसाइट खोली तो जो वीडियो सामने आया उसमें सू चेन से मिलता जुलता एक आदमी ग्रेट ईगल किंगडम में हिल्टन परिवार के सदस्यों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा था, जमीन पर लौट रहा था, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े हुए था और दया की भीख मांग रहा था। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था, कृपया मुझे जाने दो, कृपया दया करें। हिल्टन परिवार सबसे अच्छा है, ग्रेट ईगल किंगडम सबसे शक्तिशाली है। मैं सचमुच गलत था, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे पेशाब करने जाना है, कृपया मुझे जाने दो, मुझे और मत मारो। कॉफ़ी महान हिल्टन से तहे दिल से माफ़ी मांगती है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, कृपया कॉफ़ी को और मत मारिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ... जब इस कॉफ़ी की पिटाई हो रही थी तो उसने जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कैमरे ने उसके चेहरे को बखूबी कैद कर लिया। वह चेहरा सू चेन के चेहरे से 80 से 90% मिलता जुलता था। अगर किसी ने सू चेन को असल जिंदगी में नहीं देखा होता तो वे संभवतः पिटे हुए व्यक्ति को सू चेन ही समझ लेते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समाचार प्रसारण की संक्षिप्त टिप्पणियों में किसी ने कहा कि सू चेन को ग्रेट ईगल किंगडम में पीटा गया था। ये दृश्य देखकर पांचों बेटियां, लिनवानिक्सू और मुजिकिंग गुस्से से आग बबूला हो गईं। सू यनुओ ने गुस्से से कहा, ये नीच हिल्टन परिवार, इन्होंने तो मानो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पापा जैसा दिखने की कोशिश की, उसे अपने परिवार वालों से लड़वाया और फिर इस कॉफ़ी
की नकल को बुरी तरह पिटवाकर, पेशाब पसीना फोड़कर, घुटनों पर बैठकर भीख मंगवाते हुए हिल्टन परिवार के हाथों पिटवाया। कितना घिनौना! इस व्यवहार ने पिताजी के अपनी छवि के अधिकार का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है। इस कॉफी को तो मैं सच में कीचड़ में पटक देना चाहता हूँ। पैसों के लिए वो सचमुच कोई भी घिनौना काम कर सकता है। सू केक्सन, कॉफी की नकल। मरो मरो मरो। सू यू, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे जूते के तले से पीट पीट कर मार डालूं। सू यूतोंग, उसकी राख बिखेर दो। सू जिहान, हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। खासकर इस समय वीडियो में दिख रही कॉफी हिल्टन परिवार के मार्शल आर्टिस्ट के सामने घुटने टेक कर प्रणाम कर रही थी। हर प्रणाम के साथ एक जोरदार आवाज आ रही थी, कृपया मुझे जाने दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं फिर कभी घमंडी होने की हिम्मत नहीं करूंगी। ये देखकर लिन वानिक्सू ने तुरंत गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने बॉस को फोन करके विदेश मंत्रालय से इस मामले को आपातकालीन स्थिति के रूप में तुरंत निपटाने की मांग की, क्योंकि यह नकली कॉफी दिखने में 80 से 90% सू चेन जैसी ही थी। इसने सू चेन के अपने ही व्यक्तित्व के अधिकार का घोर उल्लंघन किया। उन्हें तब तक मुकदमा करना चाहिए जब तक कि दूसरा पक्ष दिवालिया न हो जाए। मू जिकिंग ने भी तुरंत अपने पिता को वीडियो कॉल किया और मू शेंगिंग को वीडियो दिखाते हुए कहा, पिताजी, हिल्टन परिवार बहुत ही घमंडी है। क्या उन्हें सच में लगता है कि किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर भाई सू चेन जैसा दिखने से वे भाई सू चेन का अपमान कर सकते हैं? हमें हिल्टन परिवार को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। भाई सू चेन अब हमारे तीनों मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के प्रवक्ता हैं। वे एक सार्वजनिक हस्ती हैं और एक सार्वजनिक हस्ती के अपनी छवि पर अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। ये दृश्य देखकर मू शेंगिंग का गुस्सा भड़क उठा और उसने मू जिकिंग से सख्ती से कहा, चिंता मत करो, यह मामला पिताजी पर छोड़ दो, हम हिल्टन परिवार को सू चेन को इस तरह अपमानित नहीं करने देंगे। उन्होंने तो इस वीडियो को ग्रेट ईगल किंगडम के सभी टीवी और वीडियो वेबसाइटों पर प्रसारित भी कर दिया और उन्होंने जानबूझकर किसी को सू चेन जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाए। वे बहुत ही घिनौने हैं। हमें ऐसे व्यवहार का कड़ा विरोध करना होगा। हमें उनसे कानूनी कीमत भी वसूलनी होगी, अन्यथा मेरा ड्रैगन साम्राज्य कभी हार नहीं मानेगा। बेटियां भी गुस्से से कांप रही थीं और उन्होंने एक एक करके अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड बंद कर दिया और उसे सामान्य मोड पर स्विच कर दिया। सू जिहान ने भी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सू यू और अन्य लोगों को भेज दिया। इससे पहले सू चेन के राष्ट्रीय लाइव प्रसारण के दौरान सू यूतोंग ने वीबो और डॉइन पर सू चेन के लिए फैन क्लब खाते पंजीकृत किए थे। अब वीबो और डॉइन पर फैन क्लब खातों के क्रमशः 20 मिलियन और 30 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। उसने तुरंत वीबो पर एक पोस्ट किया और उसने सू जिहान द्वारा भेजा गया वीडियो अपलोड किया, जिसमें लिखा था, यहाँ जिसकी पिटाई हो रही है वह सू चेन खुद नहीं है, बल्कि हिल्टन परिवार द्वारा प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए लाई गई कॉफी नाम की एक महिला है। वे सू चेन से बदला ले रहे हैं। हमें अपने श्री सू चेन की रक्षा के लिए कानूनी हथियार उठाने होंगे। हमारे श्री सू चेन की गरिमा किसी भी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह न केवल सू चेन का अपमान है, बल्कि हमारे ड्रैगन साम्राज्य का भी अपमान है। जो भी मेरे ड्रैगन साम्राज्य को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे दंडित किया जाएगा। कॉफी की नकल करने वाले, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। जैसे ही यह वीबो पोस्ट किया गया, इसने तुरंत ही हलचल मचा दी। अनगिनत टिप्पणियां आईं, जिनमें सभी ने हिल्टन परिवार के व्यवहार की निंदा की और दृढ़ता से मांग की कि हिल्टन परिवार सू चेन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनकी प्रतिष्ठा और भावनात्मक पीड़ा के लिए उन्हें मुआवजा दे इत्यादि। क्योंकि वीबो पर टिप्पणियों में बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हैं, इसलिए सभी ने शालीनता बरती, अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि हिल्टन परिवार के बेशर्म व्यवहार का दृढ़ता से विरोध करने के लिए सबसे सभ्य शब्दों का प्रयोग किया। अगर तुम सू चेन को नहीं हरा सकते तो बस हरा ही नहीं सकते। तुम्हें किसी नकली सू चेन को लाना पड़ेगा ताकि वो दिखावा कर सके कि तुमने हमारे सू चेन को हरा दिया है। हा, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। नकल तो नकल ही होती है, वह कभी सच्चा भगवान नहीं बन सकती। वो डरपोक कॉफी की नकल करने वाला, मैं उसे लात मार कर उड़ा सकता हूँ, सू चेन की तो बात ही छोड़ो। हा, एक कहावत है, डोंगशी शीशी की नकल करता है। हिल्टन परिवार सचमुच बहुत ही अक्षम है। वे केवल ऐसी नकल करके एक तमाशा रच सकते हैं और ये दिखावा करके मजा ले सकते हैं कि उन्होंने हमारे श्री सू चेन को हरा दिया है। हा, हमारे श्री सू चेन बिना कुछ कहे या किए बस वहां खड़े रहकर ही पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। जो भी मेरे ड्रैगन साम्राज्य को ठेस पहुंचाएगा, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो, उसे दंडित किया जाएगा। कॉफी की नकल करने वाले, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। हमारी ताजी हवा को प्रदूषित मत करो। ... इस समय सू चेन को अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग। मेजबान के सामने एक विकल्प है। पहला विकल्प, हिल्टन परिवार द्वारा किए गए घृणित कृत्यों को अनदेखा करें, मेजबान को एक दुर्भाग्य कार्ड से पुरस्कृत करें।
दूसरा विकल्प कानूनी कार्रवाई करना, हिल्टन परिवार को वकील का पत्र भेजना और मुकदमा दायर करना, मेजबान को एक दंड कार्ड से पुरस्कृत करना। सू चेन इस समय बहुत गुस्से में था। हिल्टन परिवार ने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर खुद को 80 से 90% तक उसके जैसा बना लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति को हिल्टन परिवार के एक सदस्य से लड़वाया और फिर उसे सभी वीडियो प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर दिया। उन्होंने तो इस कॉफी को घुटने टेकने, सिर झुकाने और हिल्टन परिवार के सदस्यों से दया की भीख मांगते हुए खुद को गंदा करने के लिए भी मजबूर कर दिया। एक पुरुष होने के नाते वह ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसे कानूनी कार्रवाई करनी होगी। उसे हिल्टन परिवार को यह बताना होगा कि सू चेन को धमकाया नहीं जा सकता। अध्याय 447। एक एक करके फैसले सुनाए गए जिनके शीर्ष पर दोषी शब्द लिखा था। कितना शानदार! और तुरंत ही सू चेन ने अपने मन में मौजूद सिस्टम से कहा, मैं 2 चुनता हूं। पनिशमेंट कार्ड क्या होता है? उसने इससे पहले कभी ऐसे कार्ड के बारे में नहीं सुना था। मेज़बान, अपना चुनाव करने के लिए बधाई। पनिशमेंट कार्ड मेज़बान को एक घटना निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसके बाद उस घटना में शामिल सभी खलनायकों को सिस्टम द्वारा दंडित किया जाता है। अपराधियों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की गंभीरता के आधार पर सजा की मात्रा निर्धारित की जाती है। बुरे कर्मों का दायरा जितना अधिक होगा, सजा की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। सिस्टम की व्याख्या सुनकर सू चेन की गहरी आंखें सिकुड़ गईं। वाह, सिस्टम द्वारा निर्मित चीजें वाकई अद्भुत थीं। ये दंड कार्ड किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे आयोजन के लिए था। बहुत बढ़िया। क्या मेज़बान अब दंड कार्ड का उपयोग करना चाहता है? इसका इस्तेमाल करें। होस्ट, कृपया कार्यक्रम का नाम बताएं। सू चेन ने अपनी बेटी जेहान के कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही हाई इमिटेशन काफे फेई की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा और सिस्टम से ठंडे लहजे में कहा, यही घटना है। समझ गया मेजबान। मेजबान ने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। दंड कार्ड अब उपयोग में है। सिस्टम इस कार्यक्रम में सभी संबंधित व्यक्तियों का पता लगा रहा है। ये व्यवस्था गलती से भी किसी अच्छे व्यक्ति को दंडित नहीं करेगी और न ही किसी बुरे व्यक्ति को जाने देगी। जांच पूरी हो गई है। इसमें शामिल कर्मियों को उनकी सजा की गंभीरता के आधार पर निम्न क्रम में रखा गया है। कैफे फेक ने पैसे के लिए होस्ट जैसा दिखने के लिए स्वेच्छा से प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपराध गंभीर हो गया। नपुंसक बनाने की सजा, टुकड़े टुकड़े करना, मौके पर ही जलाकर राख कर देना, हड्डियों को चूर चूर कर देना। जैक हिल्टन ने विलियम हिल्टन को अपमानित करने के इरादे से चेहरे बदलने की योजना प्रस्तावित की, अपराध गंभीर हो गया। उसे साधना के 2 प्रमुख स्तरों में कमी की सजा सुनाई गई। उसके दोनों पैर काट दिए गए। विलियम हिल्टन, जिसने कैफी फेई की सर्जरी के लिए प्लास्टिक सर्जन की व्यवस्था की, अपराध गंभीर हुआ। 20 साल की उम्र में कमी की सजा, दोनों पैर काट दिए गए। पाचाचा प्लास्टिक सर्जन, ये जानते हुए भी कि दूसरा पक्ष ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के छवि राजदूत सू चेन जैसा दिखने के लिए सर्जरी करवाना चाहता था। इस प्रकार सू चेन के चित्र अधिकारों का उल्लंघन किया, फिर भी पैसे के आगे घुटने टेककर कैफी फेई की सर्जरी करने के लिए सहमत हो गया। अपराध गंभीर हुआ। 20 साल की तत्काल उम्र बढ़ने की सजा, दोनों हाथ काट दिए गए। हिल्टन मीडिया ग्रुप, जिसने प्रमुख वीडियो प्लेटफॉर्म और टेलीविजन स्टेशनों पर लाइव स्ट्रीम वीडियो को शीर्ष ट्रेंडिंग स्थान पर लाने के लिए भारी रकम खर्च की, अपराध और भी गंभीर हो गया। 200 जुर्माने की सजा सुनाई गई, कुल मिलाकर 20 अरब का जुर्माना। लुमन हिल्टन पैसे के लिए कैफीफी का अपमान करते हुए लाइव स्ट्रीम करने पर सहमत हुआ, गंभीर अपराध, दोनों पैर काटने की सजा, दोनों आंखें फोड़ने की सजा। ... ऐसे और भी बहुत से लोग थे। व्यवस्था ने सचमुच किसी भी बुरे व्यक्ति को नहीं छोड़ा, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो। जब तक वे घटना में शामिल थे, उन्हें उनके बुरे कर्मों की गंभीरता के अनुसार सजा दी जाती थी। सजा पूरी हो गई। फैसले का क्रियान्वयन शुरू होता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, ग्रेट ईगल किंगडम की लुयुआन घाटी के भव्य चौक में आकाश से एक गहरा काला अक्षर सिन उतरा। ऐसा लग रहा था मानो यह ईश्वरीय दंड लेकर आया हो और पाप के पात्र के चारों ओर बिजली और गरज चमक रही हो। ये दृश्य भव्य और भयावह था। लुमोन हिल्टन, जो इस समय कैफी फेई के सिर पर पैर पटक रहा था और उस पर थूक रहा था, अचानक आकाश में एक परिवर्तन महसूस किया। उसने ऊपर देखा और एक विशालकाय पाप आकृति को असीम वैभव के साथ अपनी ओर उतरते हुए देखा। वह सदमे से आंखें फाड़कर देखता रहा। इसके तुरंत बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों पर बिजली गिर गई हो। दर्द से चीखते हुए वह चिल्ला उठा। उसने कैफी फेई को लात मारकर दूर धकेल दिया। दर्द से अपनी आंखें धंध लीं और कराहते हुए बोला, आह, मेरी आंखें, बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द, मैं देख नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रहा। इस समय लात मारकर दूर फेंकी गई कैफी फेई को सीधे पाप चरित्र के बिजली क्षेत्र में फेंक दिया गया। सबके सामने बिजली गिरने से कैफीफी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका गुप्तांग जलकर काला पड़ गया। एक जली हुई वस्तु जमीन पर गिर पड़ी।
तुरंत ही बिजली की और भी तेज चमक गिरी और कैफे जो पहले से ही बिजली गिरने से झुलस चुकी थी चूर चूर होकर धूल में बदल गई। कैफे के इलाके में बिजली थम सी गई और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखकर पत्रकार और अन्य दर्शक स्तब्ध रह गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ईश्वरीय दंड आ पड़ा है। कैफे और लुमोन हिल्टन ने कौन से जघन्य अपराध किए थे? इस तरह की सजा, ये तो बहुत ही भयानक है। डर से मेरे पैर कांप रहे हैं। देखो, वो सिंह का किरदार अभी भी वही है। देखो, लुमन के पैर बिजली गिरने से कट गए हैं, कमर से अलग हो गए हैं। क्या वो अभी भी जीवित रह सकता है? वह शायद जीवित रह सकता है, लेकिन अंतरंगता उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। ... इस समय जैक हिल्टन ये सब नहीं देख रहे थे। वह एक आलीशान आरवी में अपनी प्रेमिकाओं के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। युवा स्वामी सू चेन को अपमानित करने का ऐसा तरीका सोचना वाकई आपकी चतुराई है। इस तरह सू चेन की छवि पूरी तरह से खराब हो जाएगी। हाँ, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। जी हाँ, युवा मास्टर बहुत प्रतिभाशाली हैं। युवक स्वामी, आइए पानी पीजिए। आपका सेवक आपको मुंह से मुंह मिलाकर भोजन कराएगा। दोनों ओर की सुंदरियों को गले लगाते हुए जैक दिल खोलकर हंसा। बाद में मैं कैफे को सबके सामने अपना पेशाब पिलाऊंगा। हाँ। युवा स्वामी, आप बहुत शरारती हैं। पुरुष बुरे नहीं होते, महिलाएं उनसे प्यार नहीं करती। क्या आपको मुझ जैसा नौजवान पसंद नहीं है? आओ एक चुंबन लो। अचानक सुंदरियों में से एक ने जोर से चीख मारी, अपना हाथ उठाया, आरवी की खिड़की की ओर इशारा किया और कांपती हुई आवाज में कहा, युवा स्वामी, बाहर क्या हो रहा है? तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो? तुम सब मेरी पत्नियां हो, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो जैसे तुमने कभी दुनिया देखी ही न हो? जैक नाराज था। फिर उसने अपनी बाहों में मौजूद उस सुंदरी को छोड़ दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जब उसने खिड़की के बाहर का दृश्य देखा तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इसके तुरंत बाद उसके बगल में खड़ी महिलाओं ने पाप नामक पात्र को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वे इतने डर गए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने आरवी से बाहर भागने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सू चेन के बारे में भी बुरा भला कहा था, इसलिए वे भी दोषी थे। जैक ने प्रतिक्रिया देने के बाद आरवी से बाहर भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे अपनी ची और रक्त शक्ति का उपयोग करते हुए आरवी में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया और फिर उस छेद से बाहर कूद गया, क्योंकि यही भागने का सबसे तेज रास्ता था। हालांकि जैसे ही वह उस बड़े गड्ढे से बाहर निकला, इससे पहले कि वह दौड़ भी पाता, पाप का किरदार पहले ही उसके सिर के ऊपर था। इसके तुरंत बाद जांघों जितनी मोटी बिजली की तेज किरणें उस पर गिरी। वह इतना भयभीत हो गया कि उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। अब उसमें छिपने की हिम्मत नहीं रही और उसने सीधे अपनी छठी श्रेणी की मध्य स्तरीय युद्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए एक सुरक्षात्मक कवच खड़ा कर लिया और भयंकर बिजली का सामना करने की कोशिश की। लेकिन पाप के प्रतीक को धारण करने वाली बिजली का सामना एकमात्र छठी कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट कैसे कर सकता था? यह उसकी सुरक्षा कवच को ऐसे भेद गया जैसे गर्म चाकू मक्खन को भेदता है और उसके पैरों पर जा लगा। दर्द से कराहते हुए उसने सुअर जैसी दयनीय चीख निकाली, आह! दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। कोई है, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब क्या हो रहा है? ऐसी प्राकृतिक विसंगति कैसे हो सकती है? बहन के शब्द। चौथा अपडेट आ गया। बहन ने अपना वादा निभाया। क्या आप बड़े भाइयों को ये पसंद आ रहा है? बहन को इसे लिखने में बहुत मजा आया। सभी अपराधियों को कड़ी सजा मिली। हम्फ, बहन की किताब की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों न हो, तुम्हें सजा मिलेगी। कैफे, तुम घटिया नकलची हो। औरत को नाराज करने का यही नतीजा होता है। विभाजक, बड़े भाई, क्या बहन कुछ ज्यादा ही गुस्सैल हो रही है? लगता है ये कहावत बिल्कुल सही है, किसी औरत को कभी नाराज मत करो। जब औरतें गुस्सैल हो जाती हैं तो वो सचमुच डरावनी हो जाती हैं। बहन भी अपनी आदिम शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकती। वाह, बहन अभी भी बहुत प्यारी है। काश मेरी शादी हो जाए। मैं ज्यादा नखरे नहीं दिखा सकती और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही ना हो। अगर शादी नहीं हुई तो मम्मी मुझे डांटेंगी। कमेंट सेक्शन में सिस्टर का समर्थन करने वाले सभी बड़े भाइयों को धन्यवाद। इन कमेंट्स को देखकर सिस्टर को कोडिंग करने की जबरदस्त प्रेरणा मिलती है। अगर आज के अध्याय पर 200 से ज्यादा टिप्पणियां आती हैं तो सिस्टर अगले 3 दिनों तक लगातार जोश में रहेंगी और हर दिन 4 अध्याय प्रकाशित करेंगी, ताकि आप बड़े भाई इसका भरपूर आनंद उठा सकें। अध्याय 448, लगातार बेहद संतोषजनक। इसके बाद जैक अपनी टांगों को देखकर अचंभित रह गया, जो कमर से कटी हुई थीं और एक तरफ पड़ी थीं। क्योंकि वे अंग इतनी तेजी से अलग हो गए थे, इसलिए उनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अभी तक तीव्र दर्द का एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। दर्द से कराहते हुए उसने नीचे देखा, मानो वह अचानक छोटा हो गया हो, और उसे अपने ठीक नीचे तबाह हुई जमीन दिखाई दी। फिर उसने पास ही पड़े अपने पैरों को खाली निगाहों से देखा।
फिर दर्द अंततः दर्द न्यूरॉन्स के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक पहुंचा और उसने एक ऐसे चीख के साथ चीख मारी जो किसी मारे गए सुअर से भी अधिक दर्दनाक थी। अगले ही पल वह दर्द से बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा और रक्त शक्ति किसी चीज द्वारा छीनी जा रही है। वह इस हानि को रोकना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। इसी बीच घर पर झपकी ले रहे आरोन हिल्टन अभी तक जागे नहीं थे। उनके सोने की जगह के ऊपर आसमान से अपराधबोध का स्याही जैसा एक विशाल अक्षर बिजली और गरज के साथ नीचे उतरा। एक असामान्य घटना। गिल्ट फिल्म का किरदार उस विला पर बुरी तरह से टूट पड़ा जहां आरोन हिल्टन सो रहे थे। एरोन तुरंत ही मलबे के नीचे दब गया। उसके बाल घनी धूल से ढके हुए थे, उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था और बिजली गिरने से उसके कपड़े फटे हुए थे। एरोन हिल्टन झटके से जाग गए। अचंभित आरोन हिल्टन ने अपने चारों ओर के खंडहरों और अपने सिर के ऊपर अपराधबोध के विशाल टिमटिमाते अक्षर को देखा जो बिजली की तरह कड़क रहा था। लंबे समय तक उच्च पद पर रहने के कारण वह इस समय बेहद भयभीत था। उसकी भूरी पुतलियां भय से भर उठी थीं। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पूरे शरीर में खून का प्रवाह ही रुक गया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूँ? धिक्कार है, पुनर्जन्म सचमुच होता है। धिक्कार है, मैं सपने में ही पुनर्जन्म ले चुका था और मुझे एक भयानक आभा ने जगा भी दिया। जागते ही मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली और भयावह घटना का सामना करना पड़ रहा है। मैं इतिहास का सबसे दयनीय पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ। नहीं, मैं मर नहीं सकता। मैं आरोन हिल्टन अजय हूँ। भले ही मेरा पुनर्जन्म हुआ हो, मैं आरोन हिल्टन एक अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ। मैं सर्वोच्च शिखर पर पहुंचूंगा। तुरंत ही आरोन हिल्टन एक शिखर ग्रैंड मास्टर की विशाल ची और रक्त शक्ति के साथ विस्फोटित हो उठा। हालांकि अपने से ऊपर मौजूद अपराधबोध के पात्र पर हमला करने के बजाय उसने हिल्टन परिवार की सबसे गुप्त भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया, छायाहीन लात। दौड़ना। ऐसे समय में उस भयावह घटना के खिलाफ जाने की हिम्मत करना उसके लिए पागलपन ही होगा। जब तक वह काफी तेज दौड़ता रहेगा तब तक वह जीवित रह सकता है, और जब तक वह जीवित रहेगा वह निश्चित रूप से इस नई दुनिया में युद्ध कला के शिखर तक पहुंच जाएगा। हालांकि वह 2 सेकंड तक दौड़ा भी नहीं था कि बिजली का स्तंभ, जो पहले एक जांघ जितना मोटा था, पल भर में पानी के एक बड़े बर्तन जितना मोटा हो गया। किसी लक्ष्य पर केंद्रित मिसाइल की तरह बिजली का स्तंभ उस पर आ गिरा। चाहे वह कितना भी भागे, कोई फायदा नहीं हुआ। स्तंभ उससे जा टकराया। भयभीत होकर उसने तुरंत एक सुरक्षात्मक कवच बनाया जो ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ते हुए उसके पूरे शरीर को ढक लिया। लेकिन इससे पहले कि ढाल उसके पूरे शरीर को ढक पाती, उसके पैरों पर विशालकाय बिजली का स्तंभ टकराया। पल भर में ही उसके पैर कमर से अलग हो गए। वह खड़ा था, लेकिन कमर से उसके पैर कट जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जिस जगह वह गिरा वह जगह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उसके पैर बुरी तरह जल गए थे और भुने हुए मांस की गंध हवा में फैल रही थी। वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह भी अभी एक नई दुनिया में आया था और उसके पैर पहले ही कट चुके थे। अब वह अपाहिज हो चुका था। उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उसने जल्दी से अपनी पैंट को छूकर यह सुनिश्चित किया कि उसका पुरुषत्व अभी भी बरकरार है। उसने राहत की सांस ली। अगर वह नपुंसक बन गया होता तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाता। ढाल ने उसे ढक लिया और बिजली का स्तंभ रुक गया, लेकिन आकाश से लगातार बिजली गिरती रही। अपने पैर खो देने के कारण वह चाहकर भी दौड़ नहीं सकता था। वह बेबसी से देखता रहा कि कैसे बिजली की एक के बाद एक किरणें उसकी सुरक्षा कवच पर गिर रही थीं। हालांकि ढाल टूटी नहीं, लेकिन उसे सहज रूप से महसूस हुआ कि बिजली का असर अभी भी उस पर पड़ रहा है। यह आग के पास होने जैसा था। लपटें उसे छू नहीं रही थीं, लेकिन वह तीव्र गर्मी को महसूस कर सकता था। उसे महसूस हुआ कि बिजली का असर अभी भी उसके शरीर पर पड़ रहा है, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी ची और रक्त शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। इसके अलावा खोई हुई इस क्यूई और रक्त शक्ति को दवा लेने से जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब था कि उसका साम्राज्य घट रहा था। वह डर से पीला पड़ गया। अपने पैर खोना या यहाँ तक कि नपुंसक बन जाना भी उसे घोर निराशा में नहीं डुबो पाया था, लेकिन अब जब उसकी साधना शक्ति कमजोर हो रही थी तो वह सारी उम्मीद खोने वाला था। वह घबरा गया। ये कैसी दुनिया थी? उसने चाहे जो भी किया हो, अपने इक्विपमेंट्स को बेतहाशा थपथपाया हो, ताबीज लगाए हों या तरह तरह के खजाने निकाले हों, कुछ भी काम नहीं आया। उसकी साधना शक्ति बिजली की गति से समाप्त हो रही थी। मैं उच्च स्तरीय ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में पहुंच गया हूं। मैं इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर स्तर पर आ गया हूं। इस समय बिजली के खंभे और चमक धीरे धीरे कम होने लगे और अंधेरा आसमान धीरे धीरे साफ होकर प्रकाश प्रकट होने लगा। आखिरकार यह खत्म हो गया। आरोन हिल्टन ने राहत की एक लंबी सांस ली, मानो उन पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। हालांकि उनके लिए इस तथ्य को स्वीकार करना वास्तव में कठिन था कि उनके पैर कट गए थे और उनकी साधना का स्तर 2 स्तरों तक गिर गया था। जैसे ही वह खुद को खुश करने के लिए तैयार हुआ,
अचानक उसने दूर से एक तिब्बती मास्टिफ को दौड़ते हुए आते देखा। यह मास्टिफ उसे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने ग्रेट ईगल कंट्री में पाला था। क्या मास्टिफ कुत्ता भी दूसरी जगह चला गया? जब वह सोच विचार कर रहा था तभी उसने देखा कि एक विशालकाय कुत्ता कई खंडहरों के ऊपर से छलांग लगाकर एक निश्चित स्थान पर जा गिरा। अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उस विशालकाय कुत्ते ने एक बड़ी चट्टान को धक्का देकर हटाया और अपने बड़े मुंह में कुछ उठा लिया। वह उसका ही एक पैर था जो पहले ही भुने हुए मांस में बदल चुका था। जब वह अभी भी सदमे में था तभी उस खूंखार कुत्ते ने उसका पैर निगलना शुरू कर दिया। क्योंकि वह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट था और अपनी साधना में गिरावट आने से पहले एक शिखर मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था, इसलिए उसके पैर अत्यधिक रूप से प्रशिक्षित हो गए थे, जिनमें भारी मात्रा में ची और रक्त शक्ति और ऊर्जा समाहित थी। वे उन आत्मा फलों से बिल्कुल भी बदतर नहीं थे। अरे तुम दरिंदे, मेरा पैर खाना बंद करो। लेकिन इस समय उसके पैर नहीं थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वह असहाय होकर देखता रहा क्योंकि मैस्टिफ कुत्ते ने उसके दोनों पैरों को बड़े बड़े घूंटों में निगल लिया। मालिक, एक नौकरानी दौड़ती हुई आई। यह आवाज़ सुनकर आरोन एक बार फिर चौंक गया। फिर उसने ऊपर देखा और पाया कि एक खुदाई मशीन उसके चारों ओर के मलबे को हटा रही है। उसने अपने परिचित नौकरों, अंगरक्षकों, परिवार के सदस्यों और उस जाने पहचाने महल को देखा। वह पुनर्जन्म लेकर वापस नहीं आया था और वह कोई भयानक सपना नहीं देख रहा था। ये सब सच था। हे भगवान, आपका ये हाल कैसे हो गया? आखिर हुआ क्या? क्या आपने कोई ऐसा जघन्य अपराध किया था जिसके कारण स्वर्ग की सजा मिली? स्वर्ग का दंड। एरोन हिल्टन इतना हैरान हुआ कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। मास्टर, ये बहुत बुरा है। हमारे हिल्टन मीडिया ग्रुप को 200 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस उन बेहद गुप्त और घिनौनी बातों के लिए हैं जो हमने अतीत में की थीं। जुर्माने की रकम 20 अरब है। हमारे अधिकारियों ने चाहे कितनी भी रिश्वत देने की कोशिश की हो, दूसरी पार्टी ने एक भी नोटिस कम करने से इनकार कर दिया और वे एक पैसा भी नहीं देने को तैयार हैं। अध्याय 449 सूर्यनुओं। पिताजी, क्या ये घटना आपसे संबंधित है? इसके बाद एक एक करके जिनके फैसले प्रणाली द्वारा सुनाए गए थे वे बच नहीं पाए और सभी को फैसले के अनुसार दंडित किया गया। एक पल के लिए इसने ग्रेट ईगल कंट्री और ड्रैगन कंट्री दोनों में हजारों लहरें पैदा कर दीं, क्योंकि इस समय दोनों पक्षों के लोग इस मामले पर ध्यान दे रहे थे। विशेषकर ग्रेट ईगल कंट्री के लोग, टीवी पर देखने वाले सभी लोगों ने सिंथ चरित्र को दी जाने वाली सजा का सीधा प्रसारण देखा। जो लोग टीवी नहीं देख रहे थे वे भी इस बड़ी घटना के बारे में जानने के बाद अपने टेलीविजन सेटों की ओर उमड़ पड़े। चाहे टीवी पर देखें, कंप्यूटर पर देखें या मोबाइल फ़ोन पर देखें, क्योंकि आजकल नेटवर्क बहुत विकसित है। यहाँ तक कि गहरे पहाड़ों में रहने वाले लोग भी लुवेई घाटी में घटित हो रहे इस व्यापक दिव्य दंड को एक साथ देख सकते थे। प्रमुख लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन और बुलेट चैट में अफरा-तफरी मच गई और छोटे सर्वर वाले कुछ वीडियो ऐप्स पर सीधे तौर पर इतना हमला हुआ कि उनके सर्वर क्रैश हो गए। आखिर चल क्या रहा है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। हिल्टन परिवार को अचानक इस तरह की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का विचार कैसे आया, और वो भी पूरे प्लेटफॉर्म पर रिलीज कैसे कर दी? इसके अलावा यह एक तरफा दुर्व्यवहार का बेहद घिनौना दृश्य था। आखिर चल क्या रहा है? और ये दिव्य दंड आखिर है क्या? क्या यह मार्शल आर्टिस्टों का नया युग हो सकता है? मुझे पता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पीड़ित कॉफ़ी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ड्रैगन कंट्री के बेहद लोकप्रिय मार्शल आर्टिस्ट विश्वविद्यालय के प्रवक्ता सू चेन की तरह दिखने लगी है। पहले सू चेन और हिल्टन परिवार के बीच विवाद हुआ था और हिल्टन परिवार ने सू चेन की हत्या के लिए लोगों को भेजा था। हत्या का प्रयास विफल रहा और इसके बजाय उनके अपने ग्रैंडमास्टर की मृत्यु हो गई। इसके बाद हिल्टन परिवार ने लिन परिवार के खिलाफ व्यापक नाकाबंदी शुरू कर दी, जिसमें सू चेन के ससुर का परिवार शामिल है, और विभिन्न आरोपों के साथ ग्रेट ईगल कंट्री में लिन परिवार के उद्योगों को सील कर दिया। लेकिन लिन परिवार हिल्टन परिवार के हाथों कुचला नहीं गया, बल्कि इस मामले के कारण ड्रैगन देश में एक व्यापक जनमत का निर्माण हुआ। ड्रैगन देश के लोग लिन परिवार के उत्पादों को खरीदने के लिए उमड़ पड़े, जिससे लिन परिवार की कुल बिक्री में भारी वृद्धि हुई और कई उत्पाद बिक गए। हिल्टन परिवार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने ऐसी घटिया चाल चली। उन्होंने कॉफ़ी को ढूंढा, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि वह सू चेन जैसा 80-90% दिखने लगे, और फिर इस प्रतियोगिता का प्रसारण सभी प्लेटफार्मों पर किया। उन्होंने कॉफ़ी को हिल्टन परिवार के योद्धा लुमोन से एक तरफा पिटवाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसके घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगने और मलमूत्र पर नियंत्रण खोने के घिनौने दृश्य भी दिखाए। बाद में अचानक प्रकट हुए उस पाप चरित्र के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शायद स्वर्ग भी हिल्टन परिवार की नीचता को सहन नहीं कर सका। पहले उन्होंने सू चेन को मारने के लिए हत्यारे भेजे, फिर सू चेन के परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की कोशिश की, और जब सब कुछ विफल हो गया तो उन्होंने सू चेन को अपमानित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया, इसलिए उन्हें स्वर्ग से दंड भुगतना पड़ा। सच कहूं तो हिल्टन परिवार इसके पूरी तरह हकदार थे।
जैसे ही ये शब्द सामने आए, जो नेटिजन्स पहले सच्चाई से अनजान थे, उन्हें अचानक सब कुछ समझ आ गया। कुछ उत्साही नेटिजन्स ने तो यहाँ तक कह दिया, वाह, तो सच्चाई तो ऐसी है। हिल्टन परिवार बेहद घृणित है। उन्हें स्वर्ग से दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सू चेन ने उन्हें कैसे उकसाया। उन्होंने सू चेन पर हमला करने के लिए इस तरह का तरीका अपनाया, कितना घिनौना। उन्हें ईश्वरीय दंड मिलना चाहिए। ऊपर से मुझे एक और भी सनसनीखेज खबर सुनने को मिली, और यह फर्जी नहीं है, ये सच है। हिल्टन मीडिया ग्रुप पर 20 अरब का जुर्माना लगाया गया है। हे भगवान, 20 अरब का जुर्माना, ये तो बहुत भयानक है। लेकिन वे इसके हकदार हैं। बुरे काम करने का यही नतीजा होता है। उत्साही इंटरनेट उपयोगकर्ता तो थे ही, लेकिन हिल्टन परिवार के पक्ष में खड़े चापलूस भी थे। आपके दादाजी तो आपके दादाजी ही हैं, सच। जाने बिना यहाँ यूं ही बकवास मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हिल्टन परिवार के लोग कुत्ते हैं? क्या वे बिना किसी कारण के सू चेन को इस तरह निशाना बनाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि जब चार्ल्स हिल्टन ड्रैगन देश की यात्रा कर रहे थे, तब सू चेन ने उन्हें लड़ाई के लिए मजबूर किया। कारण ये था कि ड्रैगन देश इस मुकाबले का इस्तेमाल पूरे देश में मार्शल आर्ट के ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए करना चाहता था। फिर उन्हें पता चला कि चार्ल्स सू चेन को हरा नहीं सकते, इसलिए जब चार्ल्स और सू चेन आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने जानबूझकर इसका देशव्यापी सीधा प्रसारण शुरू कर दिया। सभी टीवी स्टेशनों, वीडियो ऐप्स, शहरों में लगी विभिन्न एलसीडी स्क्रीन और स्कूलों के क्लासरूम आदि पर इस सीधे प्रसारण को दिखाया गया। परिणाम स्पष्ट था, चार्ल्स सू चेन से हार गया, और ड्रैगन देश की पूरी जनता के सामने सू चेन ने उसे बुरी तरह से पीट कर रख दिया। क्या आपको लगता है कि हिल्टन परिवार ऐसी बात बर्दाश्त करेगा? अगर ऐसा किसी के साथ होता तो कोई इसे सहन नहीं कर पाता, है ना? सोया सॉस पसंद करने वाला हिजड़ा झांग, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं होता तो मैं इतनी बड़ी बेइज्जती कभी सहन नहीं कर पाता। चार्ल्स ड्रैगन देश में हंसी का पात्र बन गया। हिल्टन परिवार तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अपने दादाजी के साथ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हिल्टन परिवार तो बस उन्हें उन्हीं की करनी का फल चखा रहा है। अगर सू चेन हिल्टन परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, तो हिल्टन परिवार सू चेन के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सू चेन तो बस चौथी श्रेणी का एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। लिन परिवार भी इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। हिल्टन परिवार के मुकाबले सू चेन और लिन परिवार में श्रेष्ठता की भावना कैसी है? बेवकूफ़ी भरी बातें। सू चेन की तरफ से जब लिन वानिक्सू, मू जिकिंग, सू जिहान और अन्य लोगों ने वीडियो में देखा कि कॉफ़ी बिजली से पूरी तरह नष्ट हो गई, और देखा कि कॉफ़ी से लड़ रहे लुमोन हिल्टन के पैर कमर से उड़ गए और वह अंधा हो गया, और जैक हिल्टन के पैर भी कमर से उड़ गए, तो वे सब एक साथ खुशी से चिल्ला उठे। वाह, कितना संतोषजनक, बहुत ही संतोषजनक। हा, खलनायकों को इसी तरह दंडित किया जाना चाहिए। इस सिन को मिली सज़ा बिल्कुल सही समय पर आई। हा, उन्हें घमंड करने दो। मेरे पिताजी को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, उनका काम तमाम हो सकता है। पिताजी कमाल के हैं। ये सचमुच दिल को छू लेने वाला है। सू यनुओ ने जोर से हवा में कुछ मुक्के मारे और बड़े संतोष से कहा, कॉफ़ी को मरा हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस व्यक्ति ने पापा की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, कितना घिनौना। उसका चेहरा देखकर ही उल्टी आने लगती है। छी, क्या प्लास्टिक सर्जरी उद्योग को भी कुछ नियम बनाने चाहिए? किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बिल्कुल किसी और की तरह दिखने की अनुमति देना कितना घृणित है। सौभाग्य से ईश्वर हमारे साथ है और उसने उन बुरे लोगों को एक एक करके दंडित किया। इस बारे में सोचते हुए सू यनुओ के मन में कुछ विचार आया। उसने सू चेन की ओर देखा और संदेह भरी निगाहों से पूछा, पिताजी, मुझे बताइए, ये कैसा संयोग है कि इतनी भयानक घटना ठीक उसी समय घटित हुई जब वे लड़ रहे थे? उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि यह मामला उसके पिता से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार ये दूरी हजारों मील तक फैली हुई थी। चाहे उसके पिता कितने भी महान क्यों न हो, उनकी पहुंच ग्रेट ईगल कंट्री तक नहीं हो सकती थी। उसने सोचा कि शायद ये काम उसके पिता के किसी परिचित विशेषज्ञ ने किया होगा। खैर, इसका संबंध निश्चित रूप से उसके पिता से था। वह जानती थी कि उसके अपने पिता सबसे बेहतरीन थे। अपने पिता की राह पर चलते हुए उसे निश्चित रूप से कभी धमकाया नहीं जाएगा। अपनी बेटी यनुओ की निगाहों को देखकर सू चेन समझ गया कि वह हिल्टन परिवार को मिली सजा का दोष उस पर डाल रही है। वह बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हा, सच में ये सब उसी ने किया था। अध्याय 450 न्याय कभी देर से नहीं मिलता। कानूनी प्रतिबंध। कॉफ़ी और हिल्टन परिवार को बड़े पैमाने पर दंडित होते देखना वाकई अद्भुत लगता है। पिछली बार जब हिल्टन परिवार ने उसकी हत्या करने के लिए लोगों को भेजा था, तो वह सीधे ग्रेट ईगल कंट्री जाकर उन्हें खत्म करना चाहता था। अब बिना यात्रा किए भी वह उन्हें दंडित होते हुए देख सकता था। ये तो बेहद रोमांचक था। कितना संतोषजनक। इस समय पूरा ड्रैगन देश इस सजा के लिए जयकारे लगा रहा था।
जब पिता सू और माता सू घर आए और उन्होंने कहानी का पहला भाग सुना तो दोनों बुजुर्ग बेहद क्रोधित हो गए। वे तुरंत एक कीमती कलाकृति लेकर ग्रेट ईगल कंट्री में लड़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन सू चेन ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उन्हें बाद का वह हिस्सा दिखाया जिसमें कॉफ़ी और हिल्टन परिवार को दंडित किया गया था। देखने के बाद माँ सू को बहुत अच्छा लगा। पिता सू बेहद रोमांचित होकर मेज पर हाथ पटकते हुए बोले, उन्हें यही मिलना चाहिए था, वे इसके हकदार थे। अचानक सू जिहान ने गुस्से से कहा, ये लोग कितने नीच हैं। ये लोग ग्रेट ईगल कंट्री में ऑनलाइन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वांडा प्लाजा में लड़ाई पापा ने शुरू की थी, कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर पहले उन्हें अपमानित किया और उन्होंने केवल जवाबी कार्रवाई की। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि पिताजी तो बस चौथी कक्षा के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट हैं, कि लिन परिवार एक छोटा सा कबीला है, ये कैसा श्रेष्ठता का भाव है। और वे हमें मंदबुद्धि कहते हैं। सू जिहान गुस्से से कांप रही थी। जैसे ही उसने कमेंट में जवाब टाइप करना शुरू किया, वह तुरंत कांपने लगी। मूजिकिंग सबसे ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि सुचेन और चार्ल्स के बीच द्वंद्व युद्ध उसी की वजह से हुआ था। असल में चार्ल्स ने ही लड़ाई शुरू की थी, सुचेन को चुनौती देकर। अब जब हिल्टन परिवार की योजनाएं विफल हो गई थीं, तो वे जनमत के बल पर पलटवार कर रहे थे। बेहद गुस्सा दिलाने वाला, बेहद घृणित। सौभाग्य से उसे हर चीज को वीडियो पर रिकॉर्ड करने की आदत थी। विशेषकर द्वंद्वयुद्ध के मामलों में पहले से कोई फुटेज न होने पर दूसरा पक्ष धमकाने का दावा कर सकता है, झूठी चोटें लगा सकता है और भारी मुआवजे की मांग कर सकता है। हान आंटी के पास वीडियो है। इससे साबित होता है कि चार्ल्स ने तुम्हारे पिताजी को द्वंद्वयुद्ध के लिए उकसाया था। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चार्ल्स ने तुम्हें ताने मारे और तब जाकर तुम्हारे पिताजी मान गए। वे कहानी को पलट नहीं पाएंगे। हिल्टन परिवार की बात करें तो क्या वे इतने शानदार हैं? अगर वे इतने अच्छे हैं, तो चार्ल्स जो समान पद पर है, फिर भी तुम्हारे पिता से कैसे हार गया? वे सब बकवास हैं। मूजिकी गुस्से से इतनी भड़क उठी कि उसने अपशब्द कहे। गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने क्लिप निकाली और अभी भी क्रोध से कांपते हाथों से उसे सू जिहान के डेस्कटॉप वीचैट पर भेज दिया। सू जिहान ने झल्ला कर कहा, अच्छा, मैं इसे तुरंत ग्रेट ईगल कंट्री की तरफ पोस्ट कर दूंगी, देखते हैं वे क्या कहते हैं। उन्होंने ही लड़ाई मोल ली, हार गए, इतना सब बवाल खड़ा किया और फिर भी खुद को सही ठहरा रहे हैं। हाँ, सू चेन ने अपनी पत्नी और बेटियों के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, इन टिप्पणियों से परेशान मत हो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। उन्हें बोलने दो। देर सवेर मैं हिल्टन परिवार को सू परिवार के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। पापा, आप कमाल के हैं। पिताजी, कितने दबंग हैं। पतिदेव, कमाल है। भाई सू चेन, आप सदा भगवान रहेंगे। लिन वानिक्सू और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, उनका गुस्सा शांत हो गया। बदमाशों के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि उनका गुस्सा पहले जैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने हर जरूरी कदम उठाया। सू जिहान लगातार ऑनलाइन पोस्ट करती रही और अपने पिता और चार्ल्स हिल्टन के बीच हुए द्वंद्वयुद्ध के बारे में सबको सच्चाई बताती रही। लिन वानिक्सू, मूजिकिंग, पिता सू और माता सू ने इस बात पर चर्चा की कि हिल्टन परिवार को किन कानूनी दंडों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह सजा उनकी तरफ से नहीं दी गई थी। हिल्टन के लोगों को अब भी यह नहीं पता था कि सू चेन को कोई छू नहीं सकता। उन्हें कड़ी कार्रवाई करनी होगी, कानून के तहत उन्हें दंडित करना होगा। ऐसे लोगों को धमकाया जाता है। हिल्टन परिवार जैसे बेशर्म बदमाशों के खिलाफ आपको वह कठोर व्यक्ति बनना होगा जिससे वे डरते हैं। डिंग, डेटा संकलन पूरा हो गया। होस्ट, ये रहे मुकदमे में शामिल अपराधियों द्वारा किए गए अपराध, छिपे हुए भौतिक साक्ष्यों के स्थान और गवाहों के बयान। मेजबान, कृपया ग्रहण करें। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, सुचेन के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 5 सेकंड बाद सुचेन ने अपनी आंखें खोली, उनकी काली चमक भयावह थी। जैक हिल्टन, इस बार तुम्हारा खेल खत्म। महान कुल के सदस्य अत्यंत सावधानी से कार्य करते हैं। अपराध करने के बाद भी वे सबूतों को छिपाते या मिटाते हैं ताकि कोई भी प्रमाण न ढूंढ सके। लेकिन हर कर्म का कोई न कोई निशान जरूर रह जाता है। आम लोग उसे देख नहीं सकते, सिस्टम उसे देख सकता है। उन फाइलों में से एक ये भी है। 7 साल पहले जैक हिल्टन ने हत्या की थी। एक बलि का बकरा बनाकर उसे जेल में डलवाया था और सबूतों के हर टुकड़े को नष्ट कर दिया था। जिस व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया गया था, उसकी 3 साल बाद अचानक मौत हो गई। जैक हिल्टन को लगा कि वह अब हमेशा के लिए चैन से सो सकता है। लेकिन जब वह हत्या कर रहा था, तभी संयोगवश एक ड्रोन उसके ऊपर से उड़ रहा था, जिसने पूरे दृश्य को कैद कर लिया। ड्रोन के मालिक ने परेशानी से बचने के लिए मेमोरी कार्ड फेंक दिया और क्षतिग्रस्त विमान को दफना दिया। अब सिस्टम के डेटा ने उस कार्ड के सटीक स्थान का पता लगा लिया, जिसे अभी भी पढ़ा जा सकता था। इसके साथ ही जैक हिल्टन को दोषी ठहराया जाएगा। सिस्टम, इस बार जैक ने किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मेरे जैसा दिखने के लिए काम पर रखा, क्या यह अपराध नहीं है? सू चेन को प्रतिरूपण के आरोप में कुछ भी नहीं मिला था। सभी फाइलों में केवल बीते समय के अपराधों का ही उल्लेख किया गया है।
मेजबान, ग्रेट ईगल कंट्री में कॉस्मेटिक सर्जरी कानूनी है। जब तक इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी या लाभ के लिए नहीं किया जाता, तब तक ये पोर्ट्रेट अधिकारों या किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करती है। कॉफ़ी कॉफ़ी खुद को कॉफ़ी कॉफ़ी ही कहती रही, उसने कभी भी खुद को मेजबान होने का दावा नहीं किया, इसलिए उनकी योजना ने ग्रेट ईगल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। सिस्टम की आवाज़ सुनकर सू चेन ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। ये सच है, महान कुलों को कानून की पूरी जानकारी होती है और वे तकनीकी रूप से अपराध नहीं करेंगे। लेकिन ड्रैगन कंट्री में किसी और की तरह 80-90% दिखने के लिए सर्जरी करवाना गैरकानूनी है। क्लिनिकों को ऐसे मामलों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। ये भगोड़ों को नए चेहरों के जरिए भागने से रोकता है और अपराधियों को कानून से बचने के लिए शक्ल सूरत का फायदा उठाने से रोकता है। भले ही उन पर प्रतिरूपण का आरोप न लगाया जा सके, लेकिन अब उसके पास मौजूद सबूत उन्हें सालों तक जेल में डाल सकते हैं। एक सिस्टम होने से बहुत अच्छा लगा। तभी सू चेन के फ़ोन की घंटी बजी। ये पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी यान झेंगजुन थे। सू चेन ने उत्तर दिया, शाओ सू, हमारे विदेश मंत्रालय ने ग्रेट ईगल पक्ष के साथ बातचीत की है। हिल्टन मीडिया ग्रुप पर 20 अरब का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें से 5 अरब का मुआवजा आपको दिया जाएगा, और वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे जहां मुख्य आरोपी सार्वजनिक रूप से आपसे माफ़ी मांगेंगे।